यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 21 समुद्र के नीचे का आकर्षण। भाई ली, जैसे ही देवांश ने देखा, एक आवाज सुनाई दी और सूरज दौड़कर आया। इस समय सूरज ने बनियान पहन रखी थी और वह थोड़ा सा टैन दिख रहा था। भाई ली, आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? सूरज ने उत्सुकता से पूछा। मैं घूमने के लिए वर्मिलियन शहर गया था, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सूरज को ड्रैगन पैलेस के बुरे घोंघे के बारे में नहीं बताया। आखिरकार ये लॉटरी जीतने जैसा था। दूसरों को बताने से केवल ईर्ष्या ही पैदा होती और कोई अन्य लाभ नहीं होता। सिंदूर शहर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, सूरज ने ईर्ष्या से कहा। देवांश ने सूरज के पहनावे को देखकर पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? मैंने सुना है कि तुम पहले किसी निर्माण स्थल पर काम करते थे। सूरज ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद कॉलेज जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने इन दिनों पैसे कमाना शुरू कर दिया। दरअसल परीक्षा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे एक निर्माण स्थल ढूंढ दिया है, जहां मैं दिन के 100 रुपये के लिए छोटे मोटे काम करता हूं, सूरज ने बेबसी से कहा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर वह ज्यादा से ज्यादा किसी व्यावसायिक कॉलेज में दाखिला ले सकता था। अगर वह व्यावसायिक कॉलेज जाता भी तो बेहतर होता कि वह सीधे ही कमाना शुरू कर दे, क्योंकि निर्माण स्थल पर कोई हुनर सीखने से उसे अच्छी खासी कमाई हो सकती थी। घर पर उन्हें अपने छोटे भाई बहनों का भरण पोषण करना था, इसलिए वे जल्दी काम शुरू कर पाए। चलो भाई ली, चलो बड़ी पीली क्रोकर मछली देखने चलते हैं। कुछ वाक्य बोलने के बाद सूरज ने उत्साह से कहा। वे दोनों भी भीड़ के पीछे पीछे घाट तक गए, जहां रेस्तरां और होटलों के कई लोगों सहित लगभग पूरी तरह से भीड़ थी। इनमें से कुछ लोगों ने पहले से ही व्यवस्था कर ली थी, जबकि अन्य लोगों ने खबर सुनी और कुछ सामान खरीदने के लिए यहां आए। लार्ज येलो क्रोकर मछली का मांस स्वादिष्ट होता है और इसमें औषधीय गुण भी अत्यंत अधिक होते हैं। इसके स्विम ब्लैडर को सुखाकर फिश मांस नामक एक मूल्यवान खाद्य पदार्थ बनाया जा सकता है, और इसका उपयोग येलो क्रोकर ग्लू बनाने में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लार्ज येलो क्रोकर के लीवर में विटामिन ए होता है और इसका उपयोग कॉड लिवर ऑयल बनाने में किया जा सकता है। अपने बेहतरीन स्वाद और भरपूर पोषण मूल्य के कारण लार्ज येलो क्रोकर मछली की बहुत मांग है। दशकों पहले लार्ज येलो क्रोकर मछलियों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन लंबे समय तक अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण जंगली लार्ज येलो क्रोकर मछलियां बहुत दुर्लभ हो गई हैं। जांच के अनुसार हाल के वर्षों में पकड़ी गई येलो क्रोकर मछलियों की संख्या नगण्य रही है, और प्रत्येक मछली पिछली मछली से अधिक महंगी है। आमतौर पर देखा जाए तो लार्ज येलो क्रोकर मछली छोटे रेस्तरां में नहीं मिलती, ये केवल बड़े होटलों में ही उपलब्ध होती है और आम लोग इसे खरीद नहीं सकते। इससे जंगली येलो क्रोकर मछली के विशाल बाजार का पता चलता है। एक बार एक मछुआरे ने समुद्र में 4000 से अधिक जंगली लार्ज येलो क्रोकर मछलियां पकड़ी और उन्हें 9.57 मिलियन युआन की खगोलीय कीमत पर बेच दिया, जो इस जंगली लार्ज येलो क्रोकर के मूल्य को दर्शाता है। जिग्नेश के परिवार की किस्मत अच्छी थी। सूरज ने अपने सामने के दृश्य को देखा, उसकी आंखों में अपार ईर्ष्या भरी हुई थी। वह, देवांश और जिग्नेश तीनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति औसत थी और जिग्नेश के परिवार की भी यही हालत थी। जिग्नेश लगभग 30 साल का था और उसे पत्नी ढूंढने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब वह अचानक अमीर हो गया था। देवांश कुछ नहीं बोला। उसने लार्ज येलो क्रोकर को देखा, उसके दिल में हलचल सी उठी, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मैं समुद्र तल पर चल सकता हूं, लेकिन लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के झुंड को पकड़ना लगभग असंभव है। वह अकेला ही था। कुछ बड़ी पीली क्रोकर मछलियां पकड़ना तो ठीक था, लेकिन उन सभी को पकड़ना बिल्कुल असंभव था। अगर उसके पास मछली पकड़ने वाली नाव भी होती, तो भी वो पानी के नीचे से ऊपर बैठे लोगों को यह नहीं बता सकता था कि जाल कहाँ डालना है। कुल मिलाकर इस तरीके से पैसा कमाना उचित नहीं था। भूल जाओ, अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस खजाने की खोज जारी रखो। देवांश ने गहरी सांस ली। अगर मैं इन कुछ महीनों के भीतर समुद्र तल पर डूबा हुआ जहाज ढूंढ लेता हूं, तो मेरे लिए करोड़ों रुपये जुटाना कोई समस्या नहीं रहेगी। समुद्र तल अज्ञात है और कुछ भी संभव है। ... 15 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर। समुद्र में फिर से गोता लगाते हुए देवांश आगे बढ़ता रहा।
वर्मिलियन शहर में 3 दिनों से अधिक समय बिताने के बाद उसकी ताकत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था, जिससे वह समुद्र तल में और गहराई तक पहुंचने में सक्षम हो गया था। उसके सामने घने समुद्री शैवाल, प्रवाल भित्तियां आदि थीं, जिनमें विभिन्न प्रकार की मछलियां, सीपियां और घोंगे धीरे धीरे तैर रहे थे, जिनकी संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ रही थी। पानी के अंदर देवांश की दृष्टि पूरी तरह से अप्रभावित थी, वह समुद्र तल की सुंदरता को पूरी तरह से देख सकता था। हालांकि देवांश इसकी सराहना करने के मूड में नहीं था। उसने समुद्र तल पर खजाने की सावधानीपूर्वक खोज की, कोई भी कोना नहीं छोड़ा। ड्रैगन पैलेस के पूर्व बूढ़े घोंघे को एक कोने में पाया गया था और वह उसे लगभग चूक ही गया था। इसलिए देवांश की खोज अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सावधानीपूर्वक थी। फुफकार, जैसे ही वह एक चट्टान की दरार में खोज रहा था, अचानक दर्जनों सेंटीमीटर लंबा एक चित्तीदार सांप बाहर निकला। प्रकट होते ही उसने सीधे देवांश पर हमला कर दिया। देवांश चौंक गया, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति अब कितनी प्रबल थी। उसका शरीर सहज रूप से फुर्ती से मुड़ा और उसने समुद्री सांप के हमले से खुद को बचाया और उसका दाहिना हाथ उस छोटे समुद्री सांप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि छोटा समुद्री सांप पानी में बेहद फुर्तीला था। यह देखकर कि उसने देवांश पर हमला नहीं किया, वह तुरंत वहां से चला गया और कुछ ही देर में बिना किसी निशान के गायब हो गया। देवांश ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इस समय वह स्पष्ट रूप से अधिक सतर्क था। समुद्र की तलहटी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही बड़े खतरे भी। जैसे अभी अभी वह छोटा समुद्री सांप दिखा, कौन जाने वह जहरीला था या नहीं। अगर देवांश को अभी अभी वह सांप काट लेता तो परिणाम अनिश्चित होता। समुद्री सांपों के अलावा समुद्र तल पर कई अन्य खतरनाक जीव भी मौजूद हैं। अन्य लोग जो गहरे समुद्र में प्रवेश करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के डाइविंग सूट पहनते हैं और विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाते हैं, लेकिन देवांश ने ऐसा नहीं किया। पानी अब भी 20 मीटर गहरा था। अगर थोड़ा और गहरा होता तो देवांश का सामना शार्क और अन्य बड़े खतरनाक समुद्री जीवों से भी हो सकता था। हालांकि समुद्र तल पर खजाने की खोज के अलावा देवांश के पास फिलहाल अपने पिता को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। सावधान रहो। मेरी शारीरिक क्षमता को देखते हुए अगर मैं पर्याप्त सावधानी बरतूं तो मैं अधिकांश खतरों से बच सकता हूं। अगर मेरा सामना शार्क से भी हो जाए तो मैं उससे लड़ सकता हूं। देवांश ने गहरी सांस ली। अगर देवांश अभी भी एक साधारण व्यक्ति होता तो इस समय वह निश्चित रूप से बहुत नाजुक स्थिति में होता, लेकिन अब उसका शरीर एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था और उसकी शक्तिशाली शारीरिक क्षमता ने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया। उसने 4 घंटे से अधिक समय तक सावधानीपूर्वक खोज की, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिला। किनारे पर वापस जाओ और खेती करो। जब मेरी अच्छी तरह से खेती हो जाएगी तो मैं वापस समुद्र तल में चला जाऊंगा। देवांश निराश नहीं हुआ। उसने मन बना लिया और तुरंत समुद्र तल छोड़ने का फैसला किया। अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ वह समुद्र तल में और गहराई तक जा सकेगा। अपने आसपास का जायजा लेने के बाद देवांश जाने ही वाला था। भनभनाहट। तभी अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसके मन में छोटी तलवार हल्की सी कांप उठी। क्या हो रहा है? इस उतार चढ़ाव को भांपते हुए देवांश की आंखों में अनिश्चितता का भाव आ गया। ये छोटी तलवार बेहद रहस्यमय थी। उसे इसके उद्गम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे पहले केवल उसके मन में शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक प्रदर्शित करने के अलावा ये पूरी तरह स्थिर रही थी। उसके मन में शांति से विराजमान थी, पूरी तरह शांत थी। अब वास्तव में इसमें उतार चढ़ाव हो रहा था। क्या यह उतार चढ़ाव मुझे कहीं जाने का संकेत दे रहा है? इसका आभास होने पर देवांश ने समुद्र तल पर एक विशेष दिशा में देखा। दूर कहीं कोई आकर्षण सा प्रतीत हो रहा था। अध्याय 22 विश्व वृक्ष प्रकट होता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद देवांश आगे बढ़ा। फिलहाल उसे उस छोटी तलवार से कोई दुर्भावना महसूस नहीं हुई। अगर यह छोटी तलवार उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो शायद एक मामूली हलचल से ही वह खत्म हो जाता। कुछ ही देर में देवांश एक जगह पर पहुंच गया। यहाँ समुद्री शैवाल, मूंगे और कुछ पेड़ थे। उसने चारों ओर टटोला और अंत में अपनी निगाहें एक सफेद पेड़ पर टिका दी। ये पेड़ लगभग 1 मीटर ऊंचा था और आसपास की समुद्री शैवाल से घिरा होने के कारण इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा था। क्या ये पेड़ मेरे मन में बसी उस रहस्यमय छोटी तलवार की ओर आकर्षित है? देवांश की आंखों में थोड़ी उलझन दिखाई दी। इस समय वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद देवांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वह अभी भी 5 मीटर दूर था, अचानक देवांश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे खतरे का आभास हुआ। पीछे हटो।
खतरे को भांपते ही देवांश बिना किसी झिझक के पीछे हट गया। फिर उसकी आंखों में हैरानी का भाव दिखाई दिया। समुद्री शैवाल के बीच से कई तंतु निकले और फिर उसके सामने 3 मीटर लंबा एक विशालकाय जीव प्रकट हुआ। उसका सिर विशाल था, 8 लहराते हुए तंतु थे और देवांश को घूरती हुई उसकी बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें थीं। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था, मानो देवांश ने उसे परेशान करने और उसके क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत की हो, जिससे वह क्रोधित था। कितना बड़ा ऑक्टोपस है! देवांश के चेहरे के भाव बदल गए, उसे यहाँ इतने बड़े ऑक्टोपस का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। ऑक्टोपस समुद्र में बेहद खतरनाक जीव होते हैं। कुछ समुद्री आपदा फिल्मों में ग्रेट व्हाइट शार्क और ऑक्टोपस अक्सर मुख्य पात्र बन जाते हैं। वास्तव में सबसे बड़े ऑक्टोपस की भुजाओं का फैलाव लगभग 10 मीटर तक हो सकता है और वे सीधे एक जहाज को पलटने में भी सक्षम होते हैं। बेशक उसके सामने वाला जीव इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ऑक्टोपस के तंतुओं की खींचने की शक्ति बहुत भयानक होती है। अगर उसके 8 तंतु मिलकर किसी को जकड़ लें तो एक आम इंसान के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि मौजूदा देवांश भी इस ऑक्टोपस को हराने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। भनभनाहट। तार्किक रूप से अगर उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो देवांश मुड़कर चला जाता, लेकिन उसके मन में रहस्यमय छोटी तलवार लगातार एक आकर्षक बल उत्सर्जित कर रही थी, मानो उसे उस सफेद पेड़ को तुरंत प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही हो। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, ऑक्टोपस ने अचानक अपना शरीर हिलाया और पानी की धारा की गति का उपयोग करते हुए तेजी से देवांश की ओर बढ़ गया। कोई बात नहीं, मैं उससे निपट लूंगा। देवांश ने पहले ही सोच लिया था कि अगर उसका सामना इन खतरनाक समुद्री जीवों से हो जाए तो वह क्या करेगा। इस समय उसने अपने दाहिने हाथ में एक तेज कटार पकड़ी हुई थी और दांत पीस रहा था। वह लगातार पीछे हटता रहा, जबकि उसके हाथ में मौजूद खंजर ऑक्टोपस के फैले हुए टेंटिकल्स की ओर वार करता रहा। मैं इन तंतुओं को खुद को उलझाने नहीं दे सकता। देवांश के चेहरे पर सावधानी के भाव थे, उसका शरीर तनावग्रस्त था। इस समय उसकी शारीरिक क्षमता का पूरा उपयोग हो रहा था। उसकी प्रतिक्रिया की गति अत्यंत तीव्र थी। खंजर ने लगभग बिजली की गति से वार किया और फिर ऑक्टोपस के एक टेंटिकल पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। खुद को घायल देखकर ऑक्टोपस और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी 8 तंतुओं को, जो एक लंबी चाबुक की तरह थी, लहराते हुए देवांश पर बेरहमी से प्रहार किया। देवांश लगातार अपनी कटार घुमाता रहा और उन तंतुओं पर घाव बढ़ते ही गए। इसके बावजूद कुछ तंतुओं ने देवांश से संपर्क साधा और तुरंत ही एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। फिर तंतु मुड़कर देवांश के शरीर को जकड़ने की कोशिश करने लगे। इस स्थिति में देवांश ने अपनी अपार शक्ति से तुरंत खुद को छुड़ा लिया। वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी था। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से, जिसमें खंजर था, सीधे ऑक्टोपस की आंख पर वार किया। खंजर सीधे छेद कर गया और विशाल ऑक्टोपस की बड़ी आंख गायब हो गई। उसने तुरंत दर्द भरी चीख मारी। उसकी दाहिनी आंख से तरल पदार्थ बह रहा था, उसके तंबू बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट रूप से वह इस समय बहुत पीड़ा में था। खतरे के बावजूद देवांश शांत रहा। उसकी चोट का फायदा उठाते हुए उसने निर्दयतापूर्वक अपना खंजर फिर से चलाया और ऑक्टोपस की आंखों और सिर पर वार किया। उन तंतुओं ने उसे भी जकड़ लिया, लेकिन इस समय देवांश को इसकी परवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। इस ऑक्टोपस को मारने के लिए उसे सीधे उसके सिर पर वार करना पड़ा। कुछ ही सेकंड के भीतर देवांश ने महसूस किया कि उसके शरीर पर मौजूद टेंटिकल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं और विशाल ऑक्टोपस का शरीर उससे अलग हो गया। आसपास की छोटी मछलियां और झींगे भयभीत हो गए और हत्यास्थल से तेजी से भाग गए। वे दूर से ही देवांश को भय से देख रहे थे। वे अवचेतन रूप से इस विशालकाय ऑक्टोपस के आतंक को जानते थे। आसपास का कोई भी प्राणी इस विशाल ऑक्टोपस का मुकाबला नहीं कर सकता था। हफ हफ। इस समय देवांश जोर जोर से हाँफ रहा था, उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। स्पष्ट रूप से हाल की घटनाओं का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें मौत का वास्तविक खतरा था। अभी एक छोटी सी गलती भी इस विशालकाय ऑक्टोपस के हाथों उसकी मौत का कारण बन सकती थी। सौभाग्य से मैंने इस तकनीक को निखारा है और मेरी शारीरिक क्षमता एक आम व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक है। देवांश ने गहरी सांस ली। हालांकि उसने साधना शुरू कर दी थी और इस दुनिया के एक अलग पहलू से परिचित हो गया था, फिर भी वह एक साधारण व्यक्ति ही था। ऑक्टोपस के शव को देखने के बाद देवांश ने अपनी नज़र वापस सफेद पेड़ पर टिका दी। वह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा और खतरे की कोई आशंका न होने की पुष्टि करने के बाद अंततः वह सफेद पेड़ के पास पहुंच गया।
उसने सफेद पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ये देखने के लिए कि उसमें क्या खास बात है। हालांकि जैसे ही उसका हाथ सफेद पेड़ को छुआ, अचानक किसी चीज ने उसे रोक दिया। क्या हो रहा है? इस स्थिति को देखकर देवांश स्तब्ध रह गया। उसने अपने हाथ से दोबारा कोशिश की, लेकिन वह अभी भी अवरुद्ध था, मानो सफेद पेड़ एक पतली परत से ढका हो। ये कैसी स्थिति है? इस क्षण देवांश की दृष्टि पूरी तरह बदल गई। अब उसे इस सफेद पेड़ की असाधारण प्रकृति का एहसास हुआ। हालांकि इस फिल्म के कारण वह इसे छू नहीं सका। जैसे ही वह सोच रहा था, अचानक उसके मन में एक अत्यावश्यक अनुरोध आया। इस अनुरोध को भांपते ही देवांश का दिल हिल उठा। उस रहस्यमय छोटी तलवार ने एक संदेश भेजा। वह इस फिल्म से निपटने के लिए अपने दम पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद देवांश ने अपना दाहिना हाथ सफेद पेड़ को ढकने वाली फिल्म पर रखा, फिर अपने मन से उस रहस्यमय छोटी तलवार को प्रकट किया। बूम! रहस्यमय छोटी तलवार उसके दिमाग से गायब हो गई और सीधे उसकी हथेली में प्रकट हो गई। आधे महीने से अधिक समय तक साधना करने के बाद भी, और एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक शारीरिक क्षमता होने के बावजूद, जब रहस्यमय छोटी तलवार प्रकट हुई तो देवांश को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ, मानो उसने अपनी हथेली में एक विशाल पर्वत उठा रखा हो और वह उसके नीचे दबकर कुचलने वाला हो। आसपास का समुद्री जल अचानक फैल गया, जिससे देवांश के केंद्र से 200 मीटर के दायरे में एक निर्वात क्षेत्र बन गया। छप! जैसे ही पानी के नीचे निर्वात क्षेत्र बना, समुद्र की सतह पर विशाल लहरें तेजी से दिखाई देने लगीं, जो बाहर की ओर फैल रही थीं। क्या हो रहा है? अचानक इतनी बड़ी लहरें क्यों आ गईं? समुद्र में जहाजों पर सवार कई लोग लगातार उथल-पुथल मचाती लहरों को देखकर इस क्षण स्तब्ध रह गए। ट्रैक! पानी के नीचे देवांश को लगा कि वह छोटी तलवार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, लेकिन छोटी तलवार का प्रकट होना केवल क्षणिक था, मानो एक सेकंड के 10,000वें हिस्से जितना ही। इसके प्रकट होने के बाद टूटने की आवाज आए और छोटी तलवार की नोक ने सीधे फिल्म को भेद दिया, फिर तुरंत गायब हो गई। देवांश के दिमाग में फिर से प्रकट हुई अध्याय 23, प्रजनन क्षमता की शक्ति। वह रहस्यमयी छोटी तलवार देवांश के दिमाग में फिर से लौट आए। पल भर में देवांश का सारा दबाव गायब हो गया और समुद्री जल एक बार फिर आसपास के निर्वात में भर गया। यह मात्र एक सेकंड के 10,000वें हिस्से के बराबर था। यदि छोटी तलवार अधिक समय तक दिखाई देती, तो उत्पन्न होने वाला निर्वात और भी अधिक आश्चर्यजनक होता, संभवतः सीधे तौर पर सुनामी और बाढ़ का कारण भी बन सकता था। इस छोटी सी तलवार की शक्ति बहुत ही भयावह है। देवांश हैरान था, उसकी ताकत पहले से कई गुना अधिक थी, फिर भी उसे महसूस हुआ कि रहस्यमय छोटी तलवार की शक्ति पहली बार महसूस करने की तुलना में कहीं अधिक थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए देवांश को लगा कि यदि छोटी तलवार की शक्ति पूरी तरह से विस्फोटित हो जाए, तो संभवतः सारा समुद्री जल बाहर निकल जाएगा और फिर कई शहर समुद्र में डूब जाएंगे। छोटी तलवार को अपने दिमाग में वापस आते और डगमगाना बंद करते देख देवांश ने राहत की सांस ली। उसकी निगाहें सामने खड़े सफेद पेड़ पर टिक गईं। आखिर वह क्या चीज थी जिसके कारण वह रहस्यमयी छोटी तलवार इतनी तीव्रता से हिलने लगी थी? ट्रैक! उसके सामने की झिल्ली टूट गई और वह अजीब सफेद पेड़ आखिरकार पूरी तरह से प्रकट हुआ और देवांश का हाथ आखिरकार उसे छू गया। क्या इस छोटे से पेड़ में कुछ खास बात है? देवांश ने पेड़ को पकड़े हुए मन ही मन सोचा, मानो वह जांच पड़ताल करने ही वाला हो। फुफकार! अचानक देवांश हौंफने लगा, उसे चुभन महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि यह रहस्यमयी छोटी तलवार की वजह से है या इस सफेद पेड़ की वजह से, लेकिन उसके हाथ पर एक घाव था और घाव से निकलने वाला खून सफेद पेड़ सोख रहा था। ये सफेद पेड़ न केवल रक्त को सोख रहा था, बल्कि देवांश को यह भी महसूस हो रहा था कि यह उससे अन्य चीजों को भी सोख रहा है, मानो उसकी चेतना भी लगातार इसमें समा रही हो। उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, उसका पूरा शरीर सुस्त हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह कोमा में जाने वाला है। हालांकि बिल्कुल आखिरी क्षण में सफेद पेड़ थोड़ा सा हिल गया और फिर अंततः ऊर्जा अवशोषित करना बंद कर दिया। इस समय देवांश का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, कोई ताकत जुटाने में असमर्थ था। अब तो एक साधारण व्यक्ति भी उसे आसानी से गिरा सकता था। अभी क्या हुआ? देवांश चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सफेद पेड़ के साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरे पास दो शरीर कैसे हो सकते हैं? देवांश को अचानक यह एहसास हुआ कि उसकी चेतना एक है, लेकिन ये चेतना दो भागों में विभाजित है। एक भाग उसके अपने शरीर में है और दूसरा भाग उसके सामने मौजूद सफेद पेड़ में है।
सफेद पेड़ पर मौजूद चेतना के माध्यम से वह खुद को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस दृश्य को देखकर देवांश पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। भनभनाहट। जैसे ही वह भयभीत हुआ, अचानक सफेद पेड़ पर देवांश की चेतना के भीतर सूचनाओं की धाराएं लगातार प्रकट होती रहीं और उसके द्वारा अवशोषित होती रहीं, मानो ये जानकारी स्वाभाविक रूप से सफेद पेड़ द्वारा ही वहन की जा रही हो। इस समय देवांश किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह था जो इन चीजों को जबरदस्ती आत्मसात कर रहा था। कुछ देर बाद देवांश के चेहरे से हैरानी का भाव आखिरकार गायब हो गया और उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। तो इस सफेद पेड़ को विश्व वृक्ष कहा जाता है। विश्व वृक्ष ब्रह्मांड में एक अत्यंत दुर्लभ विशेष जीवन रूप है जिसमें गर्भधारण करने की क्षमता होती है। जब तक कोई आत्मा इसमें समाहित हो जाती है तब तक इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति उसमें रक्त की एक बूंद छोड़ देता है तो मृत्यु होने पर भी विश्व वृक्ष उस रक्त की बूंद के माध्यम से जीवन को पुनः उत्पन्न कर सकता है। गर्भधारण करने की विलक्षण क्षमता एक प्रकार का वंशानुगत ज्ञान था जिसे अब देवांश ने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अविश्वसनीय, वास्तव में ब्रह्मांड में जीवन के अन्य रूप मौजूद हैं और वे कितने विचित्र हैं। ये जानकारी मिलने पर देवांश और भी ज्यादा हैरान हो गया। पहले रहस्यमय छोटी तलवार से ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं होता था, लेकिन इस विश्व वृक्ष की विरासत ने पूरे ब्रह्मांड की असाधारण प्रकृति को स्पष्ट रूप से इंगित किया। यह एक विशेष प्रकार का जीव है जो केवल ब्रह्मांड में ही विकसित हो सकता है। इस तरह के जीवन की मौजूदगी से ब्रह्मांड में अन्य प्रकार के जीवन का होना निश्चित है। गर्भधारण करने की क्षमता। अगर मैं खून की एक बूंद छोड़ दूं और अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरा पुनरुत्थान हो सकता है? देवांश ने उस क्षण मन ही मन बुदबुदाया। अगर कोई और उसे यह बात बताता तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब ये बातें विश्व वृक्ष की विरासत में दर्ज थीं। एक विचार के साथ ही उसके हाथ से खून की एक बूंद बह निकली और सीधे उसके सामने स्थित विश्व वृक्ष में समा गई। देवांश की धारणा में खून की यह बूंद एक विशेष स्थान पर गई थी। इसे महसूस करने के बाद देवांश सोचने लगा कि क्या उसे एक बार आत्महत्या कर लेनी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह सचमुच विश्व वृक्ष के भीतर पुनर्जीवित हो सकता है। क्या उनका पुनरुत्थान एक शिशु के रूप में होगा या एक लघु व्यक्तित्व के रूप में? तरह तरह के अजीब विचार मन में आए, लेकिन उसने तुरंत उन्हें दबा दिया। इसके बाद देवांश ने विश्व वृक्ष से विरासत में मिले अन्य ज्ञान को आत्मसात करना जारी रखा। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेरा जन्म इस विश्व वृक्ष द्वारा हुआ है। मेरी आत्मा केवल विश्व वृक्ष में निवास करती है और वर्तमान विश्व वृक्ष अभी भी एक जीवन को जन्म दे सकता है। देवांश ने सावधानीपूर्वक यह महसूस किया कि विश्व वृक्ष जीवन को जन्म दे सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उससे जन्म नहीं ले रहा था, बल्कि उसकी चेतना अचानक विश्व वृक्ष में समा गई। देवांश को कारण का ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसकी चेतना अब विश्व वृक्ष की चेतना बन गई है। एक शाखा हिलाओ, ये सोचते ही उसके सामने स्थित विश्व वृक्ष की शाखाएं बाहों की तरह हिलने लगी, जो बहुत अजीब था। विश्व वृक्ष आसानी से जीवन को जन्म दे सकता है। जब तक ये खून की एक बूंद या जीवन का एक अंश है, क्या मुझे अभी कोशिश करनी चाहिए? देवांश ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ सेकंड बीत चुके थे और पहले वाला सन्नाटा पूरी तरह से छा गया था। छोटी मछलियां और झींगे इधर उधर तैर रहे थे, मानो वे उस भयावह दृश्य को भूल गए हो जो अभी अभी घटित हुआ था। क्या छोटी मछलियों और झींगों को गर्भ में पाला जा सकता है? देवांश ने एक पल सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मन में एक अद्भुत विचार आया। अगर यह विश्व वृक्ष छोटी मछलियों और झींगों को जन्म देता है और वे कहीं जाकर कुछ देखते हैं, तो क्या मैं उन सब के बारे में जान सकता हूँ? देवांश अचानक उत्साहित हो गया। ये रडा की तरह है, अगर उसे समुद्र की गहराई की पूरी स्थिति का पता होता तो वह बहुत कुछ कर सकता था। उदाहरण के लिए, यदि गर्भ में पल रही छोटी मछलियां और झींगे लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के झुंड को देखते हैं और समुद्र में मौजूद देवांश को उनकी स्थिति का पता होता है, तो क्या वह उन्हें आसानी से नहीं पकड़ सकता? अगर यह सचमुच संभव है तो मैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी पैसा कमा लूंगा। देवांश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। इस समय वह थोड़ा अधीर था। उनके पिता कैंसर की अंतिम अवस्था में थे, अस्पताल में दवाइयों के सहारे किसी तरह अपना जीवन चला रहे थे और कैंसर रोधी दवाइयां बेहद महंगी थीं। एक खुराक पाने के लिए कम से कम करोड़ों रुपए लगते थे। वह जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते थे। मुझे किस जीवन को जन्म देना चाहिए? मन में एक विचार लेकर देवांश ने उसे अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी।
उसने अपने सामने मौजूद विभिन्न मछलियों, केकड़ों और लॉबस्टर्स को देखा, फिर उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ गया और देवांश की निगाह अचानक कुछ मीटर दूर पड़े मृत विशाल ऑक्टोपस पर जा पड़ी। यह विशालकाय ऑक्टोपस 3 मीटर लंबा था और इसकी 8 तंतु बहुत ही भयावह लग रही थी, जिन पर लगे घने चूसने वाले अंत किसी के भी सिर में झंझनाहट पैदा कर देते थे। अध्याय 24 ऑक्टोपस क्लोन। ठीक है, मैं एक ऑक्टोपस क्लोन को पालने की कोशिश कर सकता हूँ, देवांश ने मन ही मन सोचा। ऑक्टोपस समुद्र के सबसे ताकतवर जीवों में से एक हैं। व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे कुछ जीवों को छोड़कर उनके असल में बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं। इसके 8 टेंटिकल्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर कोई टेंटिकल कट जाए तो उसमें फिर से उगने की क्षमता होती है। यदि वह अपने सामने वाले ऑक्टोपस के समान आकार के ऑक्टोपस का पालन पोषण करे और सावधानी बरते, तो वह समुद्र तल पर पूरी तरह से अगल बगल चल सकता है। अगर इसे अन्य खूंखार समुद्री जीव खा भी लें, तो भी इसे विश्व वृक्ष के माध्यम से फिर से पोषित किया जा सकता है, इसलिए मृत्यु के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तय हो गया है, मैं इस ऑक्टोपस का पालन पोषण करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद देवांश ने तुरंत अपना फैसला कर लिया। उसने अभी अभी विशालकाय व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क का पालन पोषण करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन जीवन का पालन पोषण करने के लिए उसे पहले उनसे मिलना और उनकी खाल या रक्त प्राप्त करना आवश्यक था। यदि वर्तमान देवांश उनसे मिलता तो वह शायद मुड़कर भाग जाता। यहां तक कि जमीन पर भी उन्हें प्राप्त करने का मौका हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पिता के पास केवल कुछ ही महीने बचे थे। भले ही विश्व वृक्ष विशालकाय व्हेल या ग्रेट व्हाइट शार्क का पालन पोषण करता हो, ये जीव कुछ ही महीनों में अपनी शिशु अवस्था में ही रहेंगे। जब तक उनमें युद्ध शक्ति आती तब तक कई महीने बीत चुके होते। इसलिए इस समय देवांश के लिए ऑक्टोपस निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। उसे इसे खोजने में समय या मेहनत खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, और ऑक्टोपस समुद्र में उच्च स्थान रखते हैं। जैसे ही उसे यह ख्याल आया, देवांश तेजी से आगे बढ़ा, अपनी कटार से ऑक्टोपस का एक टुकड़ा लिया और फिर उसे विश्व वृक्ष के सामने रख दिया। भनभनाहट। विश्व वृक्ष में हल्की सी कंपन हुई और उससे एक कोमल चमक निकली, जिसने ऑक्टोपस की त्वचा के टुकड़े को घेर लिया। जैसे ही सफेद रोशनी क्षीण हुई, त्वचा का टुकड़ा भी गायब हो गया, और देवांश की धारणा में उस क्षण विश्व वृक्ष के पोषण क्षेत्र के भीतर एक विचित्र परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि जीवन की एक सांस धीरे धीरे आकार ले रही थी। देखभाल शुरू हो गई है। मुझे लगता है इसमें कुछ घंटे लगेंगे। इस क्षण देवांश को यह महसूस करके आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्य हुआ कि उसकी तीसरी चेतना प्रकट हो गई है। उनकी पहली चेतना उनका मुख्य शरीर थी, दूसरी चेतना विश्व वृक्ष पर थी, और अब तीसरी चेतना विश्व वृक्ष के पोषण क्षेत्र के भीतर थी। इतने कम समय में इन सब चीजों का अनुभव करने के बाद भी देवांश थोड़ा अचंभित महसूस कर रहा था। बस कुछ घंटे, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। देवांश को खेती बाड़ी में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी और वह समुद्र की तलहटी में ही रुका रहा। सबसे अहम बात यह थी कि इस विचित्र विश्व वृक्ष को संभालना आसान नहीं था। वह इसे अपने साथ वापस ले जा ही नहीं सकता था, है ना? उसके सामने स्थित विश्व वृक्ष 1 मीटर ऊंचा था। उसे अपनी बाहों में लेकर चलना निश्चित रूप से संदेह पैदा करता। इस बारे में सोचने के बाद इसे वहीं छोड़ देना ही बेहतर था। सबसे अहम बात यह थी कि यह इतने लंबे समय तक समुद्र की तलहटी में पड़ा रहा और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर वह सचमुच इसे वापस ले जाता तो शायद किसी को पता चल जाता। पोषण करने की क्षमता होने के कारण ये खेती के तरीकों से भी कहीं अधिक असाधारण था और देवांश को सतर्क रहना पड़ा। ... समय पलक झपकते ही बीत गया। 1 घंटा, 2 घंटे, जल्द ही 4 घंटे बीत गए। पोषण पूरा हो गया है। इस समय देवांश, जो लगातार विश्व वृक्ष की स्थिति को महसूस कर रहा था, उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने सफेद पेड़ के तने पर एक दरार दिखाई दी और फिर हथेली के आकार का एक जीव तैरता हुआ बाहर निकला। ये ऑक्टोपस का एक छोटा रूप था और यह उत्सुकता से देवांश को देखते हुए उसके पास तैरकर आया। इसे सचमुच बहुत अच्छे से पाला पोसा गया था। ये देखकर देवांश की आंखों में अत्यधिक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। महज 4 घंटों में ऑक्टोपस की त्वचा के एक छोटे से टुकड़े का उपयोग करके एक नन्हे ऑक्टोपस के जीवन का पालन पोषण किया गया। इसने उनकी कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया। एक क्षण के लिए देवांश को पूरा ब्रह्मांड और भी अधिक रहस्यमय और गहरा प्रतीत हुआ। बहुत भूख लगी है,
इस युवा ऑक्टोपस की चेतना इस समय पूरी तरह से देवांश की थी, सटीक कहें तो आत्मा देवांश की थी और उसे भूख का तीव्र एहसास हो रहा था। विशेषकर जब उसने पास में तैरती छोटी मछलियों और झींगों को देखा तो उसकी भूख और भी तीव्र हो गई। भले ही ऑक्टोपस में मेरी आत्मा समाई हुई है, फिर भी उसमें अपनी शारीरिक सहज प्रवृत्ति मौजूद है, देवांश ने मन ही मन सोचते हुए यह महसूस किया। उसे इन छोटी मछलियों और झींगों को खाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ऑक्टोपस क्लोन को इन्हें खाने की प्रबल इच्छा थी। वूश! छोटा ऑक्टोपस बहुत तेज था। यह एक छोटी मछली के पास पहुंचा और इसके 8 टेंटिकल्स लहराते हुए छोटी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटी मछली बहुत तेज थी और छोटे ऑक्टोपस का प्रयास विफल रहा। कितना अद्भुत एहसास है! इस समय देवांश की धारणा में ऐसा लग रहा था मानो वह एक ऑक्टोपस बन गया हो। उसकी 8 तंतु उसकी अपनी भुजाओं की तरह थीं, जिन्हें वह आसानी से नियंत्रित कर सकता था। एक बार असफल होने के बाद छोटा ऑक्टोपस क्लोन एक ही जगह पर चुपचाप इंतजार करता रहा। जब एक छोटी मछली उसके पास से गुजरी तो उसने अचानक हमला कर दिया। इस बार छोटी मछली को सीधे पकड़ लिया गया। छोटे ऑक्टोपस ने अपनी सूंडें हिलाईं और छोटी मछली को अपने मुंह तक ले आया। स्वादिष्ट! इस छोटी मछली को कच्चा खाते हुए देवांश के ऑक्टोपस क्लोन को यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट लगी। 2 और ऑक्टोपस पकड़ने के बाद छोटा ऑक्टोपस तृप्त हो गया और समुद्र तल पर खुशी से तैरने लगा। देवांश ने इस ऑक्टोपस को बहुत दूर तैरने देने की कोशिश की। हालांकि वह खुद वहां नहीं गया, लेकिन वह ऑक्टोपस क्लोन द्वारा देखी गई हर चीज देख सकता था। ये सचमुच काम करता है। इस छोटे ऑक्टोपस की चेतना ही मेरी चेतना है, ये समुद्र तल पर मेरी आंखें हैं। मैं कहीं भी रहूं, यहां तक कि घर पर सो रहा हूं, तब भी मैं ऑक्टोपस क्लोन के माध्यम से समुद्र की स्थिति को पूरी तरह से देख सकता हूं। उनका विचार सही था, जिसका मतलब था कि उनकी योजना को अमल में लाया जा सकता था। बिल्कुल सही, मैंने पहले ही ड्रैगन पैलेस ओल्ड मैन स्नेल को बेच दिया था और मेरे पास 7 मिलियन है। उत्साह से सोचते हुए देवांश अब किनारे पर जाने के लिए तैयार था। उसने अपने बगल में स्थित विश्व वृक्ष की ओर देखा। मुझे इस विश्व वृक्ष से कैसे निपटना चाहिए? देवांश थोड़ा परेशान था। पहले इस वृक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ था, शायद इसकी झिल्ली की सुरक्षा के कारण, लेकिन अब वह झिल्ली हट गई है। अगर कोई बड़ी मछली आकर सीधे विश्व वृक्ष को खा जाए तो क्या होगा? इसे घर ले जाने की बात करें तो पकड़े जाने से बचना नामुमकिन था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो विश्व वृक्ष को समुद्र की तलहटी में ही छोड़ देना वास्तव में बेहतर था। कुछ देर सोचने के बाद देवांश ने झटपट अपनी कतार से समुद्र तल में एक गड्ढा खोदा और जल्द ही 2 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। तभी एक पेड़ मछली की तरह तैरता हुआ सीधे उस गड्ढे में आ गिरा। विश्व वृक्ष साधारण वृक्षों की तरह नहीं था जिन्हें जड़ पकड़ने की आवश्यकता होती है। ये केवल एक वृक्ष के आकार का था और यदि यह जड़ न भी पकड़े तो भी यह नहीं मरेगा। गड्ढे में डालने के बाद देवांश ने उसे सीधे दफना दिया। जल्द ही उसके सामने का गड्ढा एक सामान्य समुद्र तल में बदल गया, जो अपने आसपास के वातावरण से अविभाज्य था। हो गया। अब जब तक कोई ठीक इसी जगह पर खुदाई नहीं करेगा तब तक उन्हें यह विश्व वृक्ष नहीं मिलेगा। ये सब करने के बाद देवांश को भी राहत महसूस हुई। ये समुद्र की तलहटी में पहले से ही बहुत सुरक्षित था और देवांश ने इसे दफनाकर दोहरी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी थी। अगर यह अभी भी इसी हालत में मिल जाता तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वूश! दूर से एक छोटा ऑक्टोपस तेजी से तैरता हुआ आया और देवांश के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। चलो चलते हैं, मैं अब समुद्र तल पर नहीं आऊंगा। समुद्र तल की पूरी जिम्मेदारी अब छोटे ऑक्टोपस की होगी। एक गहरी सांस लेते हुए देवांश ने छोटे ऑक्टोपस को तेजी से तैरकर दूर जाते देखा और वह मुड़कर सीधे वहां से चला गया। अध्याय 25 मछली पकड़ने वाली नाव खरीदने के लिए 7 मिलियन। जब वह किनारे पर पहुंचा तो देवांश के फोन पर कई मिस्ड कॉल थे। कुछ उसकी बड़ी बहन देवांशी के थे और कुछ उसकी मां के थे। उफ, पानी के अंदर होने का यही नुकसान है, मैं बिल्कुल भी कॉल रिसीव नहीं कर सकता। देवांश असहाय महसूस कर रहा था और उसने वापस फोन किया। अस्पताल में दिग्विजय और किरण उस समय बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने ड्रैगन पैलेस में मिले बूढ़े घोंघे को 7 मिलियन में बेच दिया है। खासकर दिग्विजय को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उनके गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी और बेटे को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन 7 मिलियन डॉलर से अगर इन्हें 6% वार्षिक ब्याज पर बैंक में जमा भी किया जाए तो वे सालाना 4 लाख डॉलर कमा सकते हैं। ये नौकरी करने की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक था।
ये कहावत कि अमीर और अमीर होते जाते हैं बिल्कुल सच है। पर्याप्त धन होने पर केवल ब्याज ही अनगिनत मजदूरों की कमाई से कहीं अधिक हो सकता है। मेरा बेटा वाकई प्रतिभाशाली है, इतने कम समय में उसने वह सब कमा लिया जो मुझे अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जमा करना पड़ा, दिग्विजय ने आह भरी। किरण मुस्कुराए और बोली, बेशक हमारा बेटा काबिल है। वे बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्होंने बाद में देवांश को फोन करने की कोशिश की तो कॉल नहीं लग पाई। पहले भी ऐसा ही होता था, उसके बेटे का फोन अक्सर पहुंच से बाहर रहता था। अब जाकर आखिरकार देवांश का फोन आया। क्या ये देवांश का फोन है? किरण ने अपने फोन पर आई कॉल देखी, दिग्विजय को देखकर मुस्कुराए और झट से जवाब दिया, देवांश तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें लगातार फोन कर रही थी लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बात करने के बाद किरण अचानक रुक गई और बोली, देवांश तुमने कहा था कि तुम मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना चाहते हो। ये सुनकर दिग्विजय भी रुक गया और अपने बेटे से किरण की बातचीत को ध्यान से सुनने लगा। दूसरी ओर देवांश ने कहा, माँ अब मुझे समुद्र में काफी दिलचस्पी हो गई है और मुझे लगता है कि मेरा भाग्य असाधारण रूप से अच्छा है, इसलिए मैं एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। फिलहाल उसका ऑक्टोपस क्लोन लगातार समुद्र तल की खोज कर रहा था और पहले ही 30 मीटर की गहराई तक तैर चुका था। इतनी गहराई पर उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वहां के स्थानीय समुद्री जीव जंतुओं के लिए वहां जाना आसान था। इस ऑक्टोपस क्लोन का सामना 1 दर्जन से अधिक छोटी पीली मछलियों से भी हुआ। इससे देवांश बहुत उत्साहित हो गया और वह मछली पकड़ने वाली नाव खरीदने और मछली पकड़ने जाने की तैयारी करने के लिए बेताब था। समुद्र तल पर एक सुपर रडार की तरह काम करने वाले ऑक्टोपस क्लोन की मदद से वह ठीक ठीक जानता था कि मछलियों के झुंड कहाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में वह मछली न पकड़ पाने की चिंता कैसे कर सकता था। इसलिए ऑक्टोपस क्लोन के जन्म के बाद देवांश का पहला विचार एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदने का था। विश्व वृक्ष के साथ उसका ऑक्टोपस क्लोन मरने से नहीं डरता था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अगर वह मछली पकड़ने वाली नाव खरीदता है तो ऑक्टोपस क्लोन रडार अचानक गायब हो जाएगा। देवांश मैं इसे स्पीकर पर डाल देती हूँ और तुम अपने पिता से बात कर सकते हो, किरण ने अपने बेटे की बात पर विचार करने के बाद कहा। उसे लगा कि यह एक बड़ा मामला है और उसने अकेले सहमति देने की हिम्मत नहीं की। फोन पर दिग्विजय ने कहा, देवांश मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना ठीक है। तुम कितनी बड़ी नाव खरीदने की योजना बना रहे हो? दिग्विजय बहुत खुले विचारों वाले और अपने बेटे के प्रयासों के प्रति सहायक थे। जब तक वह कुछ बुरा नहीं होता था वह अपने बेटे का समर्थन करते थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। जब देवांश ने कहा कि वह अब और पढ़ाई नहीं करना चाहता तो दिग्विजय ने भी अपने बेटे के फैसले का समर्थन किया। उनके विचार में पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता नहीं था और अगर उनका बेटा पढ़ना नहीं चाहता था तो वह नहीं पढ़ेगा। दिग्विजय को सहमत देखकर देवांश ने कहा, पापा मम्मी मैं एक बड़ी मछली खरीदना चाहता हूँ, जितनी बड़ी हो उतना अच्छा। मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध हट गया है और समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ हैं। मेरी किस्मत अभी बहुत अच्छी चल रही है तो शायद आज अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। देवांश को ये कहते सुनकर दिग्विजय और किरण दोनों रुक गए। उन्होंने तो बस यही सोचा था कि देवांश खेलने के लिए एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव खरीद रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह सच में गंभीर था। कुछ देर सोचने के बाद दिग्विजय ने कहा, बजट कितना है? देवांश ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने ड्रैगन पैलेस ओल्ड मैन स्नेल को बेचकर मिलने वाले सारे पैसे निवेश करने का फैसला किया है। 7 मिलियन की रकम एक काफी बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदने के लिए पर्याप्त थी। 7 मिलियन का बजट। दिग्विजय और किरण दोनों अपने बेटे की भव्य योजना से स्तब्ध रह गए। एक ही बार में 7 मिलियन खर्च करके मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना। अभी कुछ देर पहले तक तो उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा मौज मस्ती करने के लिए कुछ दसियों हजार ही खर्च करेगा। कुछ देर रुकने के बाद दिग्विजय ने गंभीरता से पूछा, देवांश क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोच लो, फायदे और नुकसान पर विचार करो और अंत में अपने फैसले पर पछतावा मत करो। उनके विचार में कोई निर्णय लेना और फिर बाद में उस पर पछताना सबसे मूर्खतापूर्ण बात थी। देवांश ने गंभीरता से कहा, पिताजी माताजी मैंने इस बारे में पहले ही अच्छी तरह सोच लिया है। दिग्विजय ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा है पिताजी तुम्हारा साथ देते हैं। वह अपने बेटे के स्वभाव को जानता था, चूंकि उसने पहले ही फैसला कर लिया था, इसलिए यह अच्छी तरह सोच समझकर लिया गया होगा और वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहेगा। इसके अलावा उनके विचार में 7 मिलियन की राशि मूल रूप से देवांश ने अर्जित की थी,
इसलिए देवांश स्वाभाविक रूप से अब इसका उपयोग कैसे करना है ये चुन सकता है। उसके बगल में बैठी किरण के चेहरे पर स्पष्ट रूप से थोड़ी असहमति दिखाई दी, लेकिन दिग्विजय की बात सुनकर भी उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। धन्यवाद मम्मी और पापा। अपने पिता को सहमत होते देख देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका दिल खुशी से भर गया, काम हो गया। वह अपने माता पिता की बाधा को पार कर चुका था और वह हमेशा इस बात के लिए आभारी था कि उसके माता पिता खुले विचारों वाले थे। बचपन से ही वे उन माता पिता की तरह नहीं थे जो लगातार अपने बच्चों को नकारते रहते हैं, जिसके कारण कई बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वे हर काम में संकोची हो जाते हैं। चंद्रप्रकाश दादाजी मिले। चंद्रप्रकाश दादाजी आपको धोखा नहीं देंगे, दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया पिताजी, देवांश ने सिर हिलाया। चंद्रप्रकाश दादाजी लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम करते थे और दिग्विजय के उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। फोन रखने के बाद किरण ने थोड़ी चिंता के साथ दिग्विजय की ओर देखा और कहा, भाई दिग्विजय, क्या आप वाकई देवांश द्वारा $7 मिलियन की मछली पकड़ने वाली नाव खरीदने से संतुष्ट हैं? दिग्विजय मुस्कुराया और बोला, श्योर, देवांश अब इतना बड़ा हो गया है, मैं क्यों निश्चिंत न हूं। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मछली पकड़ने वाली नाव पर 7 मिलियन खर्च करने का देवांश का साहस मुझसे कहीं अधिक है। अगर उसे वही फैसला लेना होता तो शायद वह ऐसा नहीं करता। देवांश की तारीफ करते रहो, क्या मछली पकड़ने वाली नाव चलाना आसान काम है? किरण ने बिना कहे कहा, मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करना बहुत कठिन होता है, खासकर इस मौसम में जब हवा और धूप का सामना करना पड़ता है। दिग्विजय मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, देवांश अभी उस उम्र में है जब वह हर तरह की चीजें आजमा सकता है। अगर यह ठीक से काम नहीं करता है तो देवांश स्वाभाविक रूप से हार मान लेगा। वह ये सब कह रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ चिंताएं स्पष्ट रूप से थीं। मैं अभी चंद्रप्रकाश दादाजी फोन करता हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद दिग्विजय ने नंबर डायल किया। अल्पविराम। अपने माता पिता के साथ मामला सुलझने के बाद देवांश ने चंद्रप्रकाश दादाजी भी फोन किया और उनसे विभिन्न शिपयार्ड से संपर्क करने और अलग अलग मछली पकड़ने वाली नावों की विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा। इस प्रकार उसने अपनी योजना शुरू की। हितेश के परिवार के उस लड़के में बहुत हिम्मत है ना? तुम्हारे पिताजी उस समय एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। चंद्रप्रकाश दादाजी एक बूढ़े व्यक्ति थे जो गंभीर दिखते थे। उनके चेहरे पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे, जिससे पता चलता था कि वे लंबे समय तक समुद्री हवा के संपर्क में रहे थे। क्या पिताजी उस समय मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना चाहते थे? जिन्यांग दादाजी की बात सुनकर देवांश रुक गया। चंद्रप्रकाश दादाजी। हालांकि दिग्विजय को वास्तव में समुद्र में बहुत रुचि थी। जब भी उसे समय मिलता वह बाहर जाकर खेलने के बजाय समुद्र तट पर आना पसंद करता था। बातचीत के दौरान चंद्रप्रकाश दादाजी देवांश को भी साथ ले जाकर उसे कई चीजों से परिचित कराया। अध्याय 26 ऑक्टोपस क्लोन की खेती। नाव खरीदने के बाद अगला कदम लोगों की भर्ती करना था। प्रत्येक समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाज पर कप्तान, प्रथम साथी, मुख्य अभियंता और प्रथम अभियंता के पद अनिवार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय साथी, तृतीय साथी, द्वितीय अभियंता, विद्युत दल, नाविक, मुख्य रसोइया आदि पद होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई समुद्री मछली पकड़ने पर आधारित उपन्यास नहीं है, इसलिए मैं विवरणों में नहीं उलझूंगा, बस संक्षेप में उल्लेख करूंगा। चंद्रप्रकाश दादाजी द्वारा परिचय कराए गए देवांश ने अच्छी प्रतिष्ठा वाले सक्षम लोगों के एक समूह को भर्ती करने की तैयारी की और उन्हें अन्य मछली पकड़ने वाली नावों की तुलना में थोड़ा अधिक वेतन देने की पेशकश की। मुख्य रसोइये के पद के बारे में उन्होंने सोचा और किसी को भर्ती न करने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय अपने चाचा को बुलाया। दिग्विजय का एक छोटा भाई है जिसका नाम ज्ञानेंद्र है, जो देवांश का चाचा है, और ज्ञानेंद्र के बेटे देवांश के चचेरे भाई ज्ञानेश एक शेफ हैं। ज्ञानेश की शादी को अभी 1 साल से थोड़ा ही ज्यादा समय हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद देवांश ने ज्ञानेश को फोन किया और पूछा कि क्या वह नाव पर आकर उसकी मदद करने में रुचि रखता है। ज्ञानेश का परिवार औसत दर्जे का था। निस्संदेह देवांश के परिवार से कहीं ज्यादा खराब स्थिति में था। उनके परिवार ने शायद अपने जीवनकाल में केवल 10 लाख युआन से थोड़ा अधिक कमाया होगा, और यह पैसा केवल शहर में एक घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए ही पर्याप्त था। ठीक है बॉस देवांश, मैं आ जाता हूँ। मैं हाल ही में नौकरी बदलने की योजना बना रहा था, ज्ञानेश ने मुस्कुराते हुए कहा।
फोन रखने के बाद उसके बगल में बैठी एक लड़की ने पूछा, ज्ञानेश किसने फोन किया था? लड़की का चेहरा खास खूबसूरत नहीं था, थोड़ा गोल मटोल था, लेकिन कुल मिलाकर वह काफी प्यारी लग रही थी। ये ज्ञानेश की पत्नी यामिनी थी। वे कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। ये देवांश है, मेरे सबसे बड़े चाचा का बेटा, ज्ञानेश ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, देवांश ने एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी है और चाहते हैं कि मैं उस पर रसोइया बनूं। ये सुनकर यामिनी ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे चचेरे भाई का परिवार काफी धनी है ना? हालांकि उसके मन में इसके अलावा कोई और विचार नहीं था। उसकी राय में भले ही अभी उसके और ज्ञानेश के पास ज्यादा कुछ न हो, लेकिन वे भविष्य में अपने प्रयासों से लगातार और अधिक हासिल करने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। श्याओ जून, तुमने कहा था कि बॉस देवांश ने एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी है और वो चाहते हैं कि तुम रसोइया बनो। तभी ज्ञानेश के पिता ज्ञानेंद्र वहां आ गए और आश्चर्य से पूछा, जी पापा, मेरी मौजूदा सैलरी ज्यादा नहीं है और बॉस देवांश मुझे मेरी मौजूदा सैलरी से दोगुनी सैलरी दे रहे हैं, ज्ञानेश ने कहा। अब उसकी शादी हो चुकी थी और उसके परिवार पर अभी भी घर का लोन, कार लोन आदि बकाया था। वह यामिनी को बेहतर जीवन देने के लिए और अधिक मेहनत करके पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वह नौकरी बदलने की योजना बना रहा था। ज्ञानेंद्र ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे बड़े भाई से पूछूंगा कि बॉस देवांश को पैसा कहाँ से मिला। एक बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना एक बड़ा कदम था। वह जानता था कि उसके बड़े भाई का परिवार अपेक्षाकृत संपन्न था, लेकिन बस इतना ही, और दिग्विजय अभी भी अस्पताल में भर्ती था। ऐसे समय में मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना निश्चित रूप से एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। ज्ञानेंद्र ने एक कॉल किया और तुरंत काट दिया। उसकी आंखों में सदमे का भाव झलक रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देवांश को समुद्र किनारे ड्रैगन पैलेस का बूढ़ा घोंघा मिलेगा और वह उसे 7 मिलियन की आसमान छूती कीमत पर बेच देगा। जब उसने अपने परिवार को इसके बारे में बताया तो ज्ञानेश, यामिनी और बाकी सभी बहुत ईर्ष्यालु हो गए। हालांकि समुद्र के किनारे रहने के कारण वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ऐसी चीजें पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करती हैं। कुछ साल पहले उनके समुदाय में किसी ने एक ग्रुप मछली पकड़ी और उसे लाखों में बेच दिया। श्याओ जून, चून की बॉस देवांश चाहते हैं कि तुम नाव पर रसोइया बनो, इसलिए तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए, ज्ञानेंद्र ने निर्देश दिया। बॉस देवांश बुरे नहीं हैं, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। उनकी बात ध्यान से सुनो, नाव पर वही बॉस है। ज्ञानेश ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है पिताजी। उनका स्वभाव स्वाभाविक रूप से ईमानदार और भरोसेमंद था और देवांश उनके व्यक्तित्व को जानता था, इसलिए उसने उनके बारे में सोचा। अन्य रिश्तेदारों की बात करें तो देवांश मछली पकड़ने वाली नाव को पारिवारिक व्यवसाय में बदलना नहीं चाहता था। उन्हें पता था कि उनकी मछली पकड़ने वाली नाव में लगातार भरपूर फसल होगी और चालक दल के साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाएगा। चालक दल के सदस्यों की भर्ती में पहली प्राथमिकता चरित्र थी। ... हे भगवान, भाई ली, आपने एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रहे हैं। निर्माण स्थल पर काम खत्म करने के बाद सूरज देवांश को ढूंढने आया। खबर सुनते ही उसकी आंखें पीतल की 2 घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। बोलने के बाद सूरज फिर से उत्साहित हो गया और बोला, भाई ली, क्या आपको अभी भी अपनी मछली पकड़ने वाली नाव पर लोगों की जरूरत है? मेरा नाम कैसा रहेगा? उसका सपना एक बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना और समुद्र में मछली पकड़ने जाना था। देवांश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, नाव के कागजी काम पूरे होते ही हम कुछ दिनों में समुद्र में निकल पड़ेंगे। सूरज लंबा और हट्टा कट्टा था। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो उसकी ताकत में कोई कमी नहीं थी। नाव पर चाहे कुछ भी हो जाए, अपने करीबी लोगों के लिए व्यवस्था करना अभी भी आवश्यक था। बेशक देवांश की मौजूदा शारीरिक क्षमता को देखते हुए दर्जनों लोगों से लड़ना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन शारीरिक बनावट के मामले में सूरज उससे कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी मजबूत काया ही कई लोगों को डरा सकती थी। उसका और सूरज का रिश्ता अच्छा था। अब चूंकि सूरज निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, इसलिए उसे मछली पकड़ने वाली नाव पर लाना भी मददगार साबित होगा। उत्साहित सूरज को देखकर देवांश ने मन ही मन सोचा, सूरज मेरा डिप्टी होगा, भाई ज्ञानेश खाने का जिम्मा संभालेगा और बाकी 10-4 लोग। पूरी नाव में कुल मिलाकर 10 से अधिक लोग थे। हाँ, भाई ली, मैं अभी वापस जाकर अपने माता पिता को बता देता हूँ। चिंता मत करो, वे जरूर मान जाएंगे। अगर वे नहीं भी मानते तो भी मैं नाव पर आ जाऊंगा।
देवांश का आश्वासन सुनकर सूरज और भी उत्साहित हो गया और जल्दी से बोला। उन्हें निर्माण स्थल पर काम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अगले कुछ समय तक देवांश इंतजार करता रहा। मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना, कागजी कार्रवाई करना आदि इन सब में समय लगता था। इस दौरान देवांश ने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह साधना कर रहा था तब ऑक्टोपस क्लोन समुद्र की तलहटी में तैर रहा था और लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के झुंड के समान लक्ष्यों की तलाश कर रहा था। एक समय पर देवांश की निगाहें अचानक केंद्रित हो गईं। समुद्र तल के साथ तालमेल बिठाते हुए ऑक्टोपस क्लोन तैर रहा था कि अचानक एक स्वॉर्डफिश उस पर झपटी। 60 सेंटीमीटर लंबी इस स्वॉर्डफिश ने सीधे ऑक्टोपस क्लोन पर हमला कर दिया। ऑक्टोपस क्लोन ने तुरंत चकमा दिया, लेकिन फिर भी उसके टेंटिकल का एक हिस्सा टूट गया। स्वॉर्डफिश मुड़ी और भयंकर रूप से हमला करती हुई दिखाई दी। बिल्कुल नहीं, ऑक्टोपस क्लोन को बने हुए अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ है और यह पहले ही समुद्र की गहराई में मरने वाला है। देवांश बहुत घबराया हुआ था। उस समय ऑक्टोपस का क्लोन हथेली से थोड़ा ही बड़ा था और कोई भी बड़ी मछली उसके लिए बहुत बड़ा खतरा थी। हालांकि समुद्र तल के चारों ओर कई चट्टानें थीं। ऑक्टोपस क्लोन ने एक चट्टान में दरार देखी और तुरंत उसमें तैरकर छिप गया। स्वॉर्डफिश थोड़ी देर तक चक्कर लगाती रही और फिर मुड़कर चली गई। उफ, बाल बाल बच गए। देवांश ने राहत की एक हल्की सांस ली। समुद्र तल पर वाकई हर जगह खतरे थे। अभ्यास जारी रखो। ऑक्टोपस क्लोन की स्थिति को देखते हुए देवांश भी आराम से बैठ गया और फिर उसने अपना अभ्यास शुरू कर दिया। जब वह साधना कर रहा था तब ऑक्टोपस क्लोन शायद ही कभी स्थिर रहता था। पहले ऑक्टोपस क्लोन एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह था जो बिना आराम किए लगातार समुद्र तल के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहता था। देवांश के लिए जितनी जल्दी उसे लार्ज येलो क्रोकर के स्कूल मिल जाए उतना ही बेहतर होगा। भनभनाहट। देवांश ने दुनिया में एक अजीब ऊर्जा को महसूस किया और फिर वह उसके शरीर में प्रवेश कर गई। एक साथ दो कार्यों में व्यस्त रहते हुए जब देवांश साधना में लीन हो गया तो छोटा ऑक्टोपस क्लोन, जो देवांश की चेतना भी था, ने अवचेतन रूप से अपनी साधना तकनीक को सक्रिय कर दिया। साधना तकनीक को सक्रिय करने के बाद आसपास के समुद्री जल में भी एक अजीब ऊर्जा का अंश प्रकट हुआ जो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही ऊर्जा अवशोषित हुई, उसके तंतु का टूटा हुआ हिस्सा वास्तव में एक स्पष्ट गति से बढ़ने लगा और उसके अन्य तंतु भी लंबे होते हुए प्रतीत हुए। यह साधना कर रहे देवांश अचानक होश में आ गए। उनके चेहरे पर अत्यधिक सदमा दिख रहा था। ऑक्टोपस क्लोन की भी खेती हो रही है। अध्याय 27 महासागर अधिपति का प्रोटोटाइप। देवांश के चेहरे पर अत्यधिक सदमे का भाव प्रकट हुआ। जैसे जैसे यह ऊर्जा अवशोषित करता गया, ऑक्टोपस क्लोन का कटा हुआ टेंटिकल स्पष्ट गति से बढ़ने लगा और इसके अन्य टेंटिकल भी लंबे होते हुए प्रतीत होने लगे। शुरुआती सदमे के बाद देवांश की आंखें सुखद आश्चर्य से भर गईं। मैं बहुत मूर्ख था। मैंने सोचा कि इस साधना विधि का अभ्यास केवल मैं ही कर सकता हूं, लेकिन ऑक्टोपस भी एक जीवित प्राणी है, तो वह साधना क्यों नहीं कर सकता? मैं जो टीवी शो देखता हूं उनमें मनुष्य और राक्षस लड़ते हैं और राक्षस भी साधना कर सकते हैं। देवांश ने अपने दिल में खुशी लिए हुए ऑक्टोपस क्लोन की स्थिति पर बारीकी से ध्यान दिया। ऊर्जा अवशोषण की गति इतनी तेज है कि यह मेरी गति से कहीं अधिक तेज प्रतीत होती है। देवांश की निगरानी में महज 3 मिनट में ऑक्टोपस क्लोन का कटा हुआ टेंटिकल पूरी तरह से फिर से उगाया। बहुत भूख लगी है। जैसे ही इसने ऊर्जा अवशोषित की, देवांश को लगा कि ऑक्टोपस क्लोन को बहुत भूख लगी है। तभी एक छोटी मछली तैरती हुई गुजरी। ऑक्टोपस क्लोन की गति आश्चर्यजनक थी। उसके टेंटिकल्स बिजली की तरह तेजी से निकले और पलक झपकते ही उस छोटी मछली को पकड़ लिया। ऑक्टोपस क्लोन की ताकत भी बढ़ गई है। देवांश ने इसे महसूस किया। शारीरिक क्षमता में सुधार की तरह ही विकसित हो रहा ऑक्टोपस क्लोन भी अधिक शक्तिशाली हो गया। कुछ मछलियां पकड़ने और खाने के बाद ऑक्टोपस क्लोन का विकास जारी रहा। कुछ समय तक खेती करने के बाद उसे फिर से भूख लगने लगी। ऑक्टोपस क्लोन के पास रुकने और खाने के लिए छोटी मछलियां और झींगे पकड़ना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1 घंटा, 2 घंटे, बस इसी तरह ऑक्टोपस क्लोन को जब भूख लगती थी तब वह खाता था। पेट भर जाने पर वह विकसित होता था और देखते ही देखते 4 घंटे बीत गए। इस समय तक देवांश ने स्वयं साधना करना बंद कर दिया था। उसकी ऊर्जा अवशोषण क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ऑक्टोपस क्लोन नहीं रुका था। 4 घंटे बाद भी यह ऊर्जा अवशोषित करना जारी रख सकता था।
इसके अलावा जैसे जैसे यह ऊर्जा अवशोषित करता गया और लगातार भोजन ग्रहण करता गया, इसके शरीर का आकार वास्तव में बढ़ता ही गया। पहले छोटे ऑक्टोपस की भुजा की लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर के आसपास थी, लेकिन अब उसकी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक पहुंच गई थी। उसकी दोनों भुजाओं की कुल लंबाई पूरे 60 सेंटीमीटर थी। ये सब क्या हो रहा है? ऑक्टोपस क्लोन की ऊर्जा अवशोषण की कोई ऊपरी सीमा क्यों नहीं है? और ऑक्टोपस क्लोन की विकास दर इतनी तेज क्यों है? महज कुछ घंटों में इसके शरीर का आकार 2 या 3 गुना बढ़ गया। ये कैसी अवधारणा है? कौन सा प्राणी इतनी तेजी से बढ़ सकता है? इस समय देवांश भी असमंजस में था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह खुश था। बड़ा ऑक्टोपस क्लोन स्पष्ट रूप से कहीं अधिक मजबूत था और उसके टेंटेकल्स की ताकत निस्संदेह पहले से कई गुना अधिक थी। सीखते रहो, देखते हैं ऑक्टोपस का क्लोन कितना बड़ा हो सकता है। देवांश उत्साहित था और रुक नहीं रहा था। जैसे जैसे वह साधना करता गया, उसकी नींद कम होती गई। यहां तक कि अगर वह पूरी रात न भी सोए तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। पलक झपकते ही एक रात बीत गई और देवांश पूरी रात सोया ही नहीं। वह लगातार ऑक्टोपस क्लोन की स्थिति पर नजर रख रहा था। इस समय तक ऑक्टोपस क्लोन की एक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी थी, और जब इसका पूरा शरीर फैला हुआ था तो इसका आकार 1.4 मीटर तक भी पहुंच गया था। ये जानना जरूरी है कि देवांश को इससे पहले जिस ऑक्टोपस का सामना करना पड़ा था वह केवल 3 मीटर का था। इस छोटे से ऑक्टोपस क्लोन ने महज एक रात में ही उसका आधा आकार प्राप्त कर लिया था। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय, देवांश ने मन ही मन कहा। ये शरीर शोधन साधना विधि के कारण ही होगा। इससे पहले उन्होंने एक सप्ताह में सफलतापूर्वक साधना विधि के पहले चरण का अभ्यास किया था, लेकिन अब मात्र एक ही रात में ऑक्टोपस क्लोन ने साधना के पहले चरण का आधे से अधिक भाग पूरा कर लिया था। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा या संतृप्ति नहीं दिख रही थी। मछली पकड़ने वाली नाव में अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी है और रवाना होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। ऑक्टोपस क्लोन फिलहाल उन कीमती समुद्री जीवों की खोज नहीं करेगा, ये पूरी लगन से खेती बाड़ी शुरू करेगा। ये सोचकर देवांश ने ऑक्टोपस क्लोन को वहीं रहने दिया ताकि ये देखा जा सके कि वह किस स्तर तक विकसित हो सकता है। मछली पकड़ने वाली नाव का थोड़ा देर से रवाना होना ठीक था। ऑक्टोपस क्लोन जितना मजबूत होगा वो उतनी ही अधिक जगहों पर जा सकेगा और जोखिमों का सामना करने की उसकी क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ... इसके बाद ऑक्टोपस क्लोन ने एक प्रक्रिया दोहराई, लगातार खेती करना और खेती के बाद खाना। और पलक झपकते ही 3 और दिन बीत गए। इन 3 दिनों के भीतर ही ऑक्टोपस क्लोन के शरीर का आकार, जब उसे फैलाया गया तो 4 मीटर तक पहुंच गया था। 4 मीटर लंबा एक विशालकाय जीव, देवांश से पहले लड़ने वाले ऑक्टोपस से भी बड़ा। और इस स्तर तक विकसित होने के बाद इसकी अवशोषित ऊर्जा अंततः एक संतृप्त अवस्था में पहुंच गई। तो बात ऐसी है, ऑक्टोपस क्लोन की साधना प्रगति मेरी ही तरह है। इस बिंदु पर देवांश को भी बात समझ आ गई। वह वर्तमान में शरीर को परिष्कृत करने के दूसरे चरण का अभ्यास कर रहा था, और बिना किसी बाधा के अभ्यास करते हुए ऑक्टोपस क्लोन अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच गया था। इस स्तर तक पहुंचने के बाद ऑक्टोपस क्लोन अनिश्चित काल तक इस विधि का अभ्यास नहीं कर सकता था। उसके मुख्य शरीर की साधना प्रगति ने क्लोन को प्रभावित किया। चूंकि यह संतृप्ति स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए हम कल रवाना होंगे। वूश! समुद्र की तलहटी में 4 मीटर लंबी एक विशाल पीली क्रोकर मछली बेरोक-टोक आगे बढ़ रही थी, एक अधिपति की मुद्रा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। हाँ, इतने बड़े शरीर के साथ ऑक्टोपस क्लोन की गति पहले से कम दर्जनों गुना तेज है। पहले का छोटा ऑक्टोपस, जो केवल कुछ सेंटीमीटर लंबा था, न केवल कमजोर था बल्कि बहुत धीमा भी था। लेकिन अब उसकी गति आश्चर्यजनक थी और समुद्र की खोज में उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इसके अलावा सिर्फ इसकी 4 मीटर लंबाई पर ही ध्यान न दें, यह एक पाला पोसा ऑक्टोपस था। इसके टेंटिकल्स की ताकत इतनी है कि यह उसी आकार की एक बड़ी पीली क्रोकर मछली को भी पल भर में मार सकता है। अरे, एक स्वॉर्डफिश! अचानक ऑक्टोपस क्लोन ने एक परिचित आकृति देखी, जो वही स्वॉर्डफिश थी जिसने उसे पहले घायल किया था, और वह तेजी से आगे बढ़ा। उस विशालकाय जीव को देखकर स्वॉर्डफिश इतनी भयभीत हो गई कि वह तुरंत भागने लगी, लेकिन उसकी गति ऑक्टोपस क्लोन के सामने फीकी पड़ गई। 2 सेकंड से भी कम समय में वह उसके चंगुल में आ गई। हाँ, तुमने मुझे पहले चोट पहुंचाई थी, अब आज्ञाकारी होकर मेरा भोजन बन जाओ। बेचारी 60 सेंटीमीटर लंबी स्वॉर्डफिश कुछ ही समय में मात्र हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गई।
आसपास की मछलियां और छोटे झींगे उस विशालकाय राक्षस द्वारा तलवार मछली को पल भर में मारते देख भय से इधर उधर भाग गए और पास जाने की हिम्मत भी नहीं की। वह शक्तिशाली ऑक्टोपस क्लोन तेजी से गहरे समुद्र की ओर तैरने लगा। उसकी गति लगभग 100 मीटर प्रति सेकंड थी, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। ठीक उसी तरह ऑक्टोपस क्लोन 3 घंटे तक बिना किसी रुकावट के तैरता रहा। ऑक्टोपस क्लोन की गति इतनी तेज थी कि 3 घंटे में उसके द्वारा तय किया गया क्षेत्र अथाह था। इसी क्षण देवांश की आंखें अचानक चमक उठीं। इसी समय ऑक्टोपस क्लोन एक निश्चित गहरे समुद्र में स्थित स्थान पर पहुंचा। वहां एक प्रकार की मछलियां झुंड में तैर रही थीं, जिनमें कम से कम 2000 मछलियां थीं। लार्ज येलो क्रोकर का झुंड। अध्याय 28 15 मिलियन मूल्य की पीली क्रोकर मछलियों का एक झुंड। लार्ज येलो क्रोकर का झुंड। मछलियों के इस झुंड को देखकर देवांश की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हाँ, कितनी अच्छी किस्मत है, कुछ चाहना और वो मिल जाना। अगर कोई बड़ी पीली क्रोकर मछली पकड़ी जाए तो वह लाखों में बिक सकती है। कल्पना कीजिए कि यह मछली कितनी कीमती है। बेशक लाखों की कीमत पर विशाल पीली क्रोकर मछली बहुत बड़ी और दुर्लभ होनी चाहिए। ऑक्टोपस क्लोन को अभी तक इतनी बड़ी मछली नहीं मिली है, लेकिन इसका फायदा इसकी बड़ी संख्या में उपलब्धता में है और इनका आकार भी काफी बड़ा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार ऑक्टोपस क्लोन द्वारा सामना किए गए लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के समूह का मूल्य कम से कम 10 मिलियन युआन है। ऑक्टोपस क्लोन लार्ज येलो क्रोकर पर नजर रखो। मछली पकड़ने वाली नाव आज रवाना हो रही है, उस समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ो। देवांश का दिल पल भर में चिंतित हो गया। उनकी नजरों में एक साथ तैर रही वे बड़ी पीली क्रोकर मछलियां पैसों के ढेर के समान थीं। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद देवांश ने बाकी क्रू सदस्यों को भी इकट्ठा होने के लिए बुलाया। जब तक वे समुद्र तट पर पहुंचे, ज्ञानेश, सूरज और अन्य लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि ज्ञानेश के माता पिता और सूरज के माता पिता भी आए थे, क्योंकि यह उनका पहली बार समुद्र में जाना था। अंकल, आंटी, ज्ञानेंद्र की ओर देखते हुए देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्ञानेंद्र ने अपने भतीजे की ओर देखा, फिर उस बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव की ओर देखा और देवांश के भाग्य पर मन ही मनाह भरी। वह 2 बड़े पटाखे लेकर आया और देवांश और उसके समूह को अच्छी फसल की शुभकामनाएं दी। केवल वे ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोग भी दूर समुद्र में तैरती हुई उस विशाल मछली पकड़ने वाली नाव को देख रहे थे। वह मछली पकड़ने वाली नाव बहुत बड़ी है। हाँ, यहाँ हमारी अधिकांश नावें छोटी मछली पकड़ने वाली नावें हैं, उस जैसी कुछ ही नावें हैं। वह मछली पकड़ने वाली नाव एक बार में कितनी मछलियां पकड़ सकती है? वाह, ये तो सचमुच एक मछली पकड़ने वाली नाव है। मेरे परिवार की नाव तो इसके सामने कबाड़ है। मैं भी भविष्य में इतनी ही बड़ी नाव खरीदूंगा। हाँ, ओल्ड जू, इतनी बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव की कीमत कम से कम कई मिलियन होगी। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और जीवंत दृश्य का आनंद ले रहे थे। पापा, मम्मी, मैं जा रहा हूँ, ज्ञानेश ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से कहा। दूसरी ओर सूरज भी अपने माता पिता से बात कर रहा था, उसके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। ठीक है, मुझे पता है, अब आप वापस जा सकते हैं। उसके बगल में 2 बच्चे बैठे थे जो लगभग 10 साल के लग रहे थे, उसके छोटे भाई बहन। सूरज के माता पिता दोनों ही ईमानदार और सरल स्वभाव के थे, उनके चेहरे पर समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी। सूरज की अधीरता भरी बातें सुनकर उसके पिता ने उसे घूर कर देखा। कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन अंततः कुछ नहीं बोले। वह निर्माण स्थलों पर काम करता था और आशा करता था कि उसका बेटा भी वहीं कोई हुनर सीखेगा। भले ही भविष्य में जीवन थोड़ा कठिन हो, लेकिन उसे खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। समुद्र में रहकर जीविका कमाना बहुत अनिश्चित था। मछली पकड़ने की यात्राओं में अक्सर नुकसान हो जाता था। ये निर्माण स्थल पर काम करने जितना स्थिर कैसे हो सकता था? समुद्र में जाने के मुद्दे पर घर पर उनके और उनके बेटे के बीच काफी देर तक बहस चली। अंततः वे अपने बेटे को मना नहीं सके और समझौता करना ही सही समझा। सूरज की मां लगातार अपनी नसीहतें दोहराती रहीं और कहती रहीं, दाताओ, तुम्हें समुद्र में अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह बार बार इसी तरह की बातें दोहराती रही। भाई, जब तुम्हें समुद्र में कोई बड़ी मछली दिखे तो हमें दिखाने के लिए उसकी तस्वीरें लेना, ठीक है? जहां तक सूरज के छोटे भाई बहनों की बात है, वे उत्साह से चहक रहे थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। स्पष्ट रूप से वे सोच रहे थे कि एक बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव पर समुद्र में जाना बहुत मजेदार होगा। ... आखिरकार सभी लोग मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हो गए।
बॉस। नाव पर सवार सभी लोगों ने देवांश को पुकारा। ये लोग 30 या 40 वर्ष की आयु के लग रहे थे और उनके शरीर गठीले थे। इस तरह का काम करने के लिए शारीरिक शक्ति के बिना कोई नहीं रह सकता। ठीक है, अब सब एक ही नाव में हैं, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। देवांश ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ये सभी हट्टे कट्टे आदमी थे, लेकिन उनमें सबसे हट्टा कट्टा सूरज था, जो उसके बगल में खड़ा था। इस समय सूरज देवांश के बगल में अंगरक्षक की तरह खड़ा था। लार्ज येलो क्रोकर मछली के स्थान का पता चलने पर देवांश ने चालक दल को उस समुद्री क्षेत्र की ओर रवाना होने का निर्देश दिया। जूहू नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मछली पकड़ने वाली नाव चला रहा था। जैसे ही नाव किनारे से निकली, उसका पूरा ढांचा हिलने लगा। इस समय कई लोग अपना संतुलन खो बैठते और इधर उधर डगमगाने लगते, लेकिन नाव पर सवार सभी लोग अनुभवी थे, मजबूती से खड़े थे, मानो उनके पैर नाव से जड़े हुए हों। ये देखकर देवांश ने भी मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। बूढ़े जिन ने अपने लिए जिन लोगों को भर्ती किया था, वे वाकई अच्छे थे। देवांश पहली बार इतनी बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हो रहा था, लेकिन अभ्यास के कारण नाव के हिलने पर उसने खुद को थोड़ा समायोजित किया और अपने शरीर को स्थिर कर लिया। सूरज ने पास ही किसी चीज को पकड़ लिया और खुद को स्थिर कर लिया। देवांश को मजबूती से खड़े देखकर इन पुराने क्रू सदस्यों ने भी मन ही मन राहत की सांस ली कि उनका युवा बॉस भी एक अनुभवी नाविक है। आगे बढ़ो। जल्द ही मछली पकड़ने वाली नाव स्थिर हो गई और उसकी गति भी बढ़ गई। इतनी तेजी से सूरज ने नाव के नीचे लगातार घटते समुद्री जल को देखा और उत्साह से भरी आंखों से कहा, भाई ली, इस यात्रा में हम किस तरह की मछलियां पकड़ने वाले हैं? उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। ये सुनकर देवांश ने असंतुष्ट होकर कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? उन्हें पता था कि वे लार्ज येलो क्रोकर मछली पकड़ने वाले हैं, लेकिन ये बात जोर से कहना उनके लिए नामुमकिन था। मालिक, यहाँ का समुद्री इलाका अच्छा है, हम जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जब मछली पकड़ने वाली नाव एक निश्चित स्थान पर पहुंची, तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ सुझाव दिया। ये नाव का प्रथम साथी सूर्य प्रताप था, जो नाव का उप प्रमुख था। प्रथम सहायक सूर्य प्रताप कमल नगरी की सबसे बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव के उप प्रमुख थे। बाद में वह नाव समुद्र में जाना बंद कर दी और प्रथम सहायक सूर्य प्रताप ने अन्य नावों पर उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। इस बार वे देवांश की नाव पर आए थे। उन्हें समुद्री यात्रा का अच्छा अनुभव था और उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। इस मछली पकड़ने वाली नाव पर देवांश के अलावा उनका पद सबसे ऊंचा था। देवांश ने चारों ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, चलते रहो। वे अभी भी लार्ज येलो क्रोकर के झुंड से बहुत दूर थे। ऑक्टोपस क्लोन उसका पीछा कर रहा था और देवांश को भी स्पष्ट रूप से पता था कि लार्ज येलो क्रोकर एक निश्चित क्षेत्र में चक्कर लगा रहा था, गोल गोल घूम रहा था। 2000 से अधिक लार्ज येलो क्रोकर मछलियां, उनके आकार को देखते हुए उनका वजन कम से कम 6000 कैटी होना चाहिए। वे लार्ज येलो क्रोकर मछली विशेष रूप से बड़ी थी। सबसे छोटी मछली कम से कम 2 या 3 किलो की थी और सबसे बड़ी मछली 6 किलो या उससे भी अधिक की थी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लार्ज येलो क्रोकर जितनी बड़ी होगी, उतनी ही महंगी होगी। देवांश ने सरलता से हिसाब लगाया कि अगर ये चीजें पकड़ी गईं तो इन्हें कम से कम 15 मिलियन युआन में बेचा जा सकता है। ये कीमत आसमान छूती ड्रैगन पैलेस ओल्ड मैन स्नेल की कीमत से भी कहीं अधिक थी। ड्रैगन पैलेस ओल्ड मैन स्नेल देवांश को महज संयोग से मिला था। भाग्य के बिना दशकों में एक भी न मिलना मुश्किल होता। लेकिन लार्ज येलो क्रोकर प्रजाति के जीवों के लिए जब तक ऑक्टोपस क्लोन खोजता रहेगा, वह उन्हें निश्चित रूप से ढूंढता रहेगा। अब उस मछली पकड़ने वाली नाव में सोनार लगा हुआ था, जो समुद्र तल के आसपास मछलियों के झुंड का पता लगा सकता था, लेकिन देवांश शायद पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अज्ञात दूरी से मछलियों के झुंड के स्थान को सीधे जान सकता था। हालांकि जब वे लार्ज येलो क्रोकर के झुंड से अभी भी कुछ दूरी पर थे, तो देवांश के चेहरे के भाव में अचानक थोड़ा बदलाव आया। अरे नहीं, शार्क आ रही है। जैसे ही उसके चेहरे के भाव बदले, ऑक्टोपस क्लोन की नजर में 3 मीटर लंबी एक शार्क तैरती हुई आई। उसके तैरने की दिशा से स्पष्ट था कि वह लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के झुंड की ओर जा रही थी। इतनी अधिक संख्या में लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के होने के कारण शार्क वास्तव में ज्यादा कुछ खा नहीं पाए। हालांकि उसने कितना खाया, यह कोई खास समस्या नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि अगर यह शार्क हमला करती तो लार्ज येलो क्रोकर मछलियों का झुंड तितर बितर हो सकता था। ऑक्टोपस का क्लोन अकेला था, इसलिए वह सभी बड़े पीले क्रोकर पर नजर नहीं रख सकता था।
इसलिए एक बार जब वे तितर बितर हो जाते तो देवांश असहाय हो जाता। नहीं, मुझे इस शार्क को रोकना होगा। देवांश के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। इस समय 10 मिलियन युआन से अधिक की संपत्ति उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह इस संपत्ति को सीधे कुछ मिलियन तक सिमटने नहीं दे सकता था। ये सोचते ही ऑक्टोपस क्लोन अचानक बाहर निकला और शार्क का रास्ता रोक दिया। ये शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क होनी चाहिए थी, लेकिन यह अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थी। वयस्क ग्रेट व्हाइट शार्क 4 से 5 मीटर तक बढ़ सकती हैं। जब ग्रेट व्हाइट शार्क ने अचानक प्रकट हुए विशाल ऑक्टोपस को देखा तो उसकी आंखें तुरंत ही क्रूरता से चमक उठीं। समुद्र के शीर्ष शिकारी के रूप में भले ही वह पूरी तरह से विकसित न हुआ हो, फिर भी वह अपने सामने मौजूद 4 मीटर लंबे ऑक्टोपस से जरा भी नहीं डरता था। अच्छा समय। ग्रेट व्हाइट शार्क को बिना किसी तकनीक के सीधे टक्कर मारते हुए देखकर ऑक्टोपस क्लोन ने एक टेंटेकल घुमाया, एक अवसर का लाभ उठाया और सीधे उसके चारों ओर लिपट गया। ये जानना जरूरी है कि ऑक्टोपस क्लोन को किस तरह विकसित किया गया है। एक साधारण ऑक्टोपस के हमले भी बेहद शक्तिशाली होते हैं। आपदा फिल्मों में ऑक्टोपस के टेंटेकल्स जहाजों को जकड़ सकते हैं और यहां तक कि पूरे जहाज को सीधे समुद्र तल तक खींच सकते हैं। और देवांश के ऑक्टोपस क्लोन की शक्ति तो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। ग्रेट व्हाइट शार्क की टक्कर की ताकत वाकई भयानक थी, खासकर उसके दांत जो उससे भी कहीं ज्यादा नुकीले थे। यहां तक कि ऑक्टोपस क्लोन भी उनका सामना नहीं कर सका। लेकिन यह मत भूलिए कि ऑक्टोपस क्लोन के 8 टेंटेकल्स हो सकते हैं। एक टेंटेकल द्वारा ग्रेट व्हाइट शार्क से लड़ने के बाद बाकी टेंटेकल्स ने तुरंत ग्रेट व्हाइट शार्क को अपनी चपेट में ले लिया और उसके शरीर के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। इस समय ग्रेट व्हाइट शार्क को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने बुरी तरह से छटपटाना शुरू कर दिया, लेकिन ये सब व्यर्थ ही होना तय था। शांति से आराम करो, तुम मेरे भोजन हो। ऑक्टोपस क्लोन की आंखों में बुद्धिमत्तापूर्ण प्रकाश की चमक दिखाई दी। कुछ ही समय में ग्रेट व्हाइट शार्क का संघर्ष धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंततः वह मर गया। इस प्रकार समुद्र के शीर्ष स्वामियों में से एक देवांश के ऑक्टोपस क्लोन के हाथों आसानी से मारा गया। हो गया। समुद्र तल पर लड़ाई समाप्त होते देख देवांश ने राहत की सांस ली। ग्रेट व्हाइट शार्क से निपटने के बाद ऑक्टोपस क्लोन जल्दी ही लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के झुंड के पास पहुंच गया। इसकी गति लार्ज येलो क्रोकर समूह की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक थी, इसलिए थोड़ी सी देरी भी इसे बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। समय बीतता गया और अंततः नाव उस स्थान पर पहुंच गई जहां देवांश ने अनुमान लगाया था। मछली पकड़ने वाली नाव की सोनार स्क्रीन पर भी अंततः लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के झुंड का स्थान दिखाई दिया। बॉस, मछलियों का एक झुंड दिखाई दिया है और यह काफी बड़ा है। सोनार स्क्रीन देख रहे फर्स्ट मेट सूर्य प्रताप ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक कहा। अध्याय 29 भारी फसल। बॉस, मछलियों का एक झुंड दिखाई दिया है और यह छोटा नहीं है, फर्स्ट मेट सूर्य प्रताप ने उत्साह से कहा। इस दौरान मछली पकड़ने वाली नाव के सोनार ने मछलियों के कई झुंडों का पता लगाया था, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत बड़ा नहीं था। जो झुंड अब दिखाई दिया वह सबसे बड़ा था। देवांश ने अब और जोर नहीं दिया और सीधे कहा, जाल बिछाने की तैयारी करो। समझ गया, समझ गया। ... देवांश का आदेश जारी होते ही पूरी मछली पकड़ने वाली नाव तेजी से चलने लगी और नाव की गति लगातार समायोजित की जाने लगी। यूजी, तुम मछली पकड़ने वाली नाव संभालो, मैं जाल डालता हूँ, झांग हॉकियांग ने जल्दी से कहा और देवांश वहीं खड़ा होकर झांग हॉकियांग को काम करते हुए देखता रहा। उन्हें लार्ज येलो क्रोकर मछली के स्थान का पता था, लेकिन जाल फेंकना एक कुशल काम था। भले ही किसी को पता हो कि पानी के नीचे मछलियां हैं, अगर वे जाल को ठीक से नहीं फेंक पाते थे तो संभव था कि उन्हें कुछ भी न मिले। यहीं पर अनुभव का लाभ काम आया। नाव पर सवार सभी लोग हिलने डुलने लगे। उस समय देवांश के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि नीचे मछलियों का झुंड लार्ज येलो क्रोकर मछलियों का झुंड था। मछली पकड़ने वाली नाव पर लगा सोनार मछली का आकार तो दिखा सकता था, लेकिन उसकी प्रजाति नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर सतह पर लहरें उठती हैं। जब ये लहरें किसी अवरोध से टकराती हैं तो विपरीत दिशा से वापस लौटती हैं। सोनार भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए ये किसी वस्तु के आयतन और दूरी का केवल अनुमानित माप ही कर सकता है, यह अन्य विवरणों का पता नहीं लगा सकता। मछली पकड़ने का जाल फेंका गया और यह कहना गलत नहीं होगा कि झांग हॉकियांग का अनुभव वाकई बहुत अच्छा था। ऑक्टोपस क्लोन ने जाल को समुद्र तल तक पहुंचते हुए साफ देखा और बड़ी पीली मछलियां बेतहाशा भागने लगीं, लेकिन उनमें से अधिकतर जाल में फंस गईं। हाँ, हमें तो खूब सारा माल मिल गया।
इस दौरान सूरज बहुत उत्साहित था और उनके साथ लगन से काम करता रहा। कुछ ही देर में जाल को ऊपर खींच लिया गया और उसके अंदर मौजूद मछलियां सबके सामने आ गईं। इन मछलियों का शरीर चपटा था, ये सुनहरे या पीले भूरे रंग की थीं, इनके सिर बड़े थे और निचले जबड़े उभरे हुए थे तथा इनके होंठ नारंगी लाल रंग के थे। पूरा जाल इसी प्रकार की मछलियों से भरा हुआ था। इस समय पूरी मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार लगभग हर कोई स्तब्ध था, उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। बड़ी पीली क्रोकर मछली, ये बड़ी पीली क्रोकर मछलियों का झुंड है। हे भगवान, इतनी सारी लार्ज येलो क्रोकर मछलियां, शायद कई हजार। इनकी कीमत कितनी होगी? सभी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। समुद्र के किनारे रहने वालों में से कौन ऐसा है जो लार्ज येलो क्रोकर मछली का महत्व नहीं जानता? इसे एक बार पकड़ी गई मछली की कीमत कम से कम करोड़ों में है। बॉस देवांश, वो देवांश का चचेरा भाई ज्ञानेश भी मछली पकड़ने वाली नाव से देख रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसके चचेरे भाई की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी, है ना? पहले उसे ड्रैगन पैलेस ओल्ड मैन स्नेल मिला और अब समुद्र में अपने पहले ही जाल में उसने इतनी कीमती लार्ज येलो क्रोकर मछली पकड़ ली। वाह लीगे, क्या ये लार्ज येलो क्रोकर है? देवांश के बगल में सूरज के चेहरे पर भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्य का भाव था। फिर उसने अत्यधिक उत्साह के साथ कहा। देवांश के चेहरे पर भी मुस्कान थी और उसने कहा, मुझे अपनी किस्मत इतनी अच्छी होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सीधे निर्देश दिया, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से मछली पकड़ने का जाल खोलो। इस पर सभी ने प्रतिक्रिया दी और तुरंत पकड़ी गई मछली के बारे में जानकारी जुटाने लगे। चालक दल के सदस्यों के चेहरे उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि वे लार्ज येलो क्रोकर मछलियों को उनके आकार के अनुसार छांट रहे थे। अलग अलग आकार की बड़ी पीली क्रोकर मछलियों की कीमतें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। कुछ ही देर में इन बड़ी पीली क्रोकर मछलियों को छांटकर बर्फ पर रख दिया गया। फिर मछली पकड़ने वाली नाव ने कुछ और जाल डाले और कुछ बची हुई बड़ी पीली क्रोकर मछलियों को पकड़ लिया। बेशक कुछ बड़ी पीली क्रोकर मछलियां बच भी निकली। बॉस, क्या हम वापस जा रहे हैं? झांग हो कियांग ने ये पुष्टि करने के बाद पूछा कि अब आसपास कोई बड़ी पीली क्रोकर मछली नहीं है। वास्तव में देवांश द्वारा खरीदी गई मछली पकड़ने वाली नाव में आसानी से लगभग 1,00,000 कैटी मछली रखी जा सकती थी। इन बड़ी पीली क्रोकर मछलियों का कुल वजन 10,000 कैटी से भी कम था। हालांकि ये बड़ी पीली क्रोकर मछलियां बहुत महंगी होती हैं। अगर कोई आम आदमी एक साथ इतनी सारी मछलियां पकड़ ले तो वह शायद तुरंत वापस आकर उन्हें बेच देगा। देवांश ने सिर हिलाकर कहा, वापस लौट जाओ। लौटते समय मछलियों के अन्य झुंडों पर ध्यान देना, हो सकता है कि अभी भी बहुत अच्छी फसल हो। ये सुनकर झांग हो कियांग मुस्कुराया और बोला, मालिक, आपकी किस्मत के साथ ये संभव है। दरअसल इतनी बड़ी संख्या में लार्ज येलो क्रोकर मछली पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। अन्य मूल्यवान मछली प्रजातियों का फिर से सामना होने की संभावना बहुत कम थी। फिलहाल देवांश सबसे पहले इन बड़ी पीली मछलियों को बेचने की तैयारी कर रहा था। खास बात यह थी कि ऑक्टोपस क्लोन ने अब तक सिर्फ इन्हीं बड़ी पीली मछलियों को देखा था और किसी और को नहीं। अगर वे जाल फेंकना जारी भी रखते तो भी देवांश एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह होता, जिसे पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। उन्होंने पहले जाल डालने के बारे में जो कहा था वह वास्तव में जानबूझकर किया गया था। वे हर बार कीमती मछली तो नहीं पकड़ सकते थे, है ना? लौटते समय देवांश को इस बात की परवाह नहीं थी कि जाल डालने पर उन्हें क्या मिला। कीमती मछलियों को कई अन्य सस्ती मछलियों के साथ मिला दिया जाता था, इस तरह किसी को शक नहीं होता था। सब लोग खुश हो जाओ, हमने इस बार बहुत सारी लार्ज येलो क्रोकर मछलियां पकड़ी हैं, इसलिए जब हम वापस जाएंगे तो सबको एक लाल लिफाफा मिलेगा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। मछली पकड़ने वाली नाव के चालक दल के सदस्यों को उनके निश्चित वेतन के अलावा लाल पैकेट पुरस्कार भी मिलते हैं। नाव की पैदावार जितनी अधिक होगी उन्हें उतने ही अधिक लाल पैकेट पुरस्कार मिलेंगे। धन्यवाद बॉस। देवांश की बात सुनकर कई क्रू सदस्यों ने उत्साह से कहा। उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, ये पहला जाल देवांश के निर्देशों पर डाला गया था और उन्हें इतनी किस्मत की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें लार्ज येलो क्रोकर मछलियों का झुंड मिल जाएगा और अब उन्हें लाल लिफाफे भी मिलेंगे। मालिक, इतनी सारी लार्ज येलो क्रोकर मछलियों के साथ क्या हमें अभी से खरीदारों से संपर्क कर लेना चाहिए? झांग हो कियांग ने सुझाव दिया। मछली पकड़ने वाली नाव के किनारे लगने के बाद भी उस पर मौजूद मछलियों को बेचना जरूरी होता है और जितनी जल्दी उन्हें बेचा जाए उतना ही अच्छा है। बड़ी मछली पकड़ने वाली नावों के पास आमतौर पर कई होटलों और रेस्तरां की संपर्क जानकारी होती है,
इसलिए यदि उन्हें अच्छी मात्रा में मछली मिलती है तो वे इसे सीधे उन होटलों, रेस्तरां आदि को बेच सकते हैं। कई होटलों और रेस्तरां में उच्च गुणवत्ता वाली मछली और अन्य समुद्री भोजन की भी काफी मांग है। हाँ, उनसे संपर्क करो, देवांश ने सिर हिलाया। डॉट 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 सभी लार्ज येलो क्रोकर का वजन किया गया और उनका कुल वजन वास्तव में 7,800 कैटी तक पहुंच गया। इसके बाद देवांश की मछली पकड़ने वाली नाव द्वारा लगभग 8,000 किलो लार्ज येलो क्रोकर मछली पकड़ने की खबर फैल गई, जिससे कई होटलों और रेस्तरां में तुरंत उत्साह का माहौल छा गया। इन सभी होटलों और रेस्तरां ने मछली खरीदने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। इसी समय लक्ष्मण के परिवार के फर्स्ट लॉबस्टर रेस्टोरेंट को भी यह खबर मिली। कुणाल के चेहरे पर हैरानी के भाव झलक रहे थे। 8,000 किलो बड़ी पीली क्रोकर मछली। लार्ज येलो क्रोकर मछली इतनी महंगी होती है, 8,000 कैटी की कीमत कितनी होगी? एक पल के लिए उसकी आंखों में अपार ईर्ष्या भर गई। मछुआरे अपनी आजीविका के लिए सचमुच ईश्वर और भाग्य पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि कहावत है, एक जाल, एक स्वर्ग, एक जाल फेंको और सचमुच पल भर में अमीर बनना संभव है। बॉस लिन, हमने पहले जो बात की थी वो कल तक रुक सकती है। मुझे अभी समुद्र किनारे जाना है, देखना है कि क्या मुझे कुछ बड़ी पीली क्रोकर मछली मिल सकती है। कुणाल के सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से कहा। बोलने के बाद वह जल्दी से चला गया। लार्ज येलो क्रोकर मछली हर जगह दुर्लभ है और किसी के पास इसकी अधिकता कभी नहीं हो सकती। कुणाल के बगल में लक्ष्मण भी मौजूद था। उसकी आंखों में ईर्ष्या भरी थी और उसने कहा, पिताजी, 8,000 किलो बड़ी पीली क्रोकर मछली, उसे बेचकर कितने पैसे मिल सकते हैं? उनके परिवार का लॉबस्टर रेस्टोरेंट अगर बिक भी जाए तो भी 8,000 किलो लार्ज येलो क्रोकर लॉबस्टर की तुलना में कुछ भी नहीं होगा। पिताजी, मैं अभी समुद्र किनारे जाकर देखूंगा, लक्ष्मण ने एक पल सोचा और कहा। उनका परिवार लॉबस्टर के कारोबार में था, लेकिन 8,000 किलो लार्ज येलो क्रोकर लॉबस्टर, ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला होगा और वह निश्चित रूप से इसे देखना चाहते थे। फिलहाल लक्ष्मण दुकान में डर के साए में रह रहा था, यहां तक कि अपने पिता का सामना करने से भी थोड़ा डरता था। क्योंकि जब से स्पाइसी लॉबस्टर रेस्टोरेंट में 1 मीटर लंबा विशालकाय लॉबस्टर दिखाई दिया, तब से उनका फर्स्ट लॉबस्टर रेस्टोरेंट नाम वास्तविकता से मेल नहीं खाता। कभी कभी लोग प्रचार के आधार पर खाना खाते हैं। स्पाइसी लॉबस्टर रेस्टोरेंट ने उस विशाल लॉबस्टर को अपने विक्रय बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया और लगातार अपनी प्रसिद्धि बढ़ाता रहा। 10 दिनों से भी कम समय में उसके परिवार का व्यवसाय उल्लेखनीय रूप से गिर गया और अब स्पाइसी लॉबस्टर रेस्टोरेंट से भी बदतर हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में कुणाल के चेहरे पर अच्छे भाव कैसे हो सकते थे? कुणाल ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे लिए जाकर देखना अच्छा रहेगा। अगर मौका मिले तो तुम कुछ जंगली पीली क्रोकर मछली भी खरीद सकते हो। भले ही तुम इस मछली को न खाओ, लेकिन यह उपहार देने के लिए बहुत अच्छी है। अध्याय 30-20 मिलियन में बिका। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लक्ष्मण ने अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया। कुणाल ने सिर हिलाया। लक्ष्मण इन दिनों उसकी दुकान पर मदद कर रहा था और उसका काम काफी अच्छा चल रहा था। उसे भविष्य में लॉबस्टर रेस्टोरेंट लक्ष्मण को सौंपने में कोई चिंता नहीं थी। डॉट 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 वापस लौटते समय देवांश की मछली पकड़ने वाली नाव ने कुछ और जाल डाले, लेकिन उनमें केवल सामान्य मछलियां और कुछ समुद्री मलबा ही फंसा। वास्तव में यही सामान्य बात थी। कई मछली पकड़ने की यात्राओं में नुकसान होता था, कभी कभी तो ईंधन की लागत भी पूरी नहीं हो पाती थी। मछली पकड़ने वाली नाव आ गई है। समुद्र तट पर अज्ञात संख्या में लोग एकत्रित थे, सभी उत्साहपूर्वक देख रहे थे। होटलों और रेस्तरां के लोगों के अलावा ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खबर सुनी थी, एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया था और फिर उत्साह में शामिल होने के लिए वे यहां दौड़ पड़े थे। ऐसा भव्य नजारा दुर्लभ था। मछली पकड़ने वाली नाव आखिरकार किनारे पर आ गई और बड़ी पीली क्रोकर मछलियों से भरी टोकरियां उतारी जाने लगीं। मालिक बहुत उत्साहित होकर आगे बढ़े। दरअसल जब उन्होंने पहले इन रेस्टोरेंटों को फोन किया था, तब उन्होंने पहले ही मोटे तौर पर इस बात पर चर्चा कर ली थी कि कितने सामान की जरूरत होगी और अनुमानित कीमतें क्या होंगी। वापसी की यात्रा इन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय थी। ये तो लार्ज येलो क्रोकर हैं। सटीक रूप से कहें तो वे जंगली होने चाहिए। आजकल बड़ी पीली क्रोकर मछलियां भी काफी मात्रा में पाली जाती हैं, लेकिन उनकी कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है। हे भगवान, मैंने पहली बार इतनी सारी लार्ज येलो क्रोकर मछलियां देखी हैं। और इनका आकार तो देखो, ये कितनी बड़ी हैं। सबसे बड़ी मछली शायद 7 या 8 जिन की होगी। ये कितने में बिक सकती हैं?
सभी लोग उत्साह से बोले। लक्ष्मण भी भीड़ में था। वह काफी गोल मटोल लग रहा था, लेकिन वह बहुत फुर्तीला था और आगे की ओर धकेल दिया गया। उसकी नजर सबसे पहले बड़े पीले क्रोकर पर पड़ी। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। अगर उसने इन्हें पकड़ लिया होता तो कितना अच्छा होता। फिर उसकी नजर चालक दल के सदस्यों पर पड़ी और लक्ष्मण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। देवांश। दरअसल उसने नाव पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पिछली क्लास रियूनियन के बाद वह और देवांश फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन रियूनियन के बाद वह देवांश को और भी ज्यादा नापसंद करने लगे क्योंकि देवांश ने रियूनियन में उन्हें फिर से शर्मिंदा कर दिया था। अरे देवांश, तुम नाव पर क्यों हो? क्या आप क्रू मेंबर हैं? लक्ष्मण के बगल में दो अन्य लोग भी थे जो उसके सहपाठी थे। उस समय यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे और लक्ष्मण तथा उसके ये दोनों सहपाठी मिले और साथ में समय बिताने लगे। इस समय ये दोनों सहपाठी भी देवांश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर जिज्ञासा का भाव था। कुछ पल हैरानी जताने के बाद लक्ष्मण तुरंत हंस पड़ा। हाँ, देवांश, क्या अब तुम मछुआरा बनने की योजना बना रहे हो? बुरा नहीं है, ये काम काफी अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। असल में वे मन ही मन मछुआरे के पेशे को नीचा समझते थे, क्योंकि मछुआरे सचमुच बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी वे बहुत लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं, नाव पर हवा और धूप का सामना करते हुए। यह एक बेहद कठिन काम था। देवांश ने लक्ष्मण की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका मन शांत था, लेकिन उसके बगल में बैठा सूरज इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। सूरज ने व्यंग्य भरे लहजे में लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, मछुआरा। लक्ष्मण, ली गे को मछुआरा कहना तो बहुत बड़ा मजाक है। इससे पहले लक्ष्मण ने सूरज को भी देखा था, लेकिन उसका मुख्य ध्यान अभी भी देवांश पर ही था। सूरज की बात सुनकर लक्ष्मण तुरंत हंस पड़ा और बोला, सूरज, अगर देवांश मछुआरा नहीं है तो क्या वह कप्तान है? उसे देवांश के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हाई स्कूल में कुणाल उसे स्कूल लाने ले जाने का काम करता था, लेकिन देवांश के माता पिता ने उसे कभी स्कूल लाने ले जाने का काम नहीं किया था। देवांश के पालन पोषण के संदर्भ में दिग्विजय और दूसरे व्यक्ति ने उसकी आत्मनिर्भरता को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही लक्ष्मण के शब्द समाप्त हुए, फर्स्ट मेट सूर्य प्रताप संयोगवश देवांश के पास आया और बोला, बॉस, लार्ज येलो क्रोकर की कीमत तय हो गई है। हम। देवांश ने सिर हिलाया और बड़े होटलों और रेस्तरां के प्रबंधकों की ओर चल पड़ा। शुरू से अंत तक उसने लक्ष्मण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण अचानक स्तब्ध रह गया। ली, देवांश इस नाव का कप्तान है। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी धारणा में देवांश एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा हो लेकिन पारिवारिक स्थिति औसत हो, क्योंकि वह साधारण ब्रांड के कपड़े पहनता था और घर जाने के लिए बस का इस्तेमाल करता था। तो क्या सच में उसके पास मछली पकड़ने वाली नाव थी? उसके सामने खड़ी मछली पकड़ने वाली नाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी कीमत कम से कम कई मिलियन होगी। कुछ पल के सदमे के बाद लक्ष्मण को अचानक फिर से बड़ी पीली क्रोकर मछली दिखाई दी। क्या देवांश इस नाव का मालिक है? तो क्या ये बड़ी पीली क्रोकर मछलियां भी उसी की हैं? इस क्षण लक्ष्मण अचानक कांप उठा। कई मिलियन डॉलर की मछली पकड़ने वाली नाव और उसके सामने मौजूद लाखों डॉलर की बड़ी पीली क्रोकर मछली। देवांश के पास कितना पैसा होगा, वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उसके बगल में बैठे दोनों सहपाठियों के चेहरे पर भी बेहद हैरानी के भाव थे। क्या देवांश कप्तान बन गया? क्या वो बड़ी पीली क्रोकर मछलियां भी देवांश की हैं? ये दोनों सहपाठी बेहद हैरान थे। ... दूसरी ओर देवांश लगातार पैसे इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि लार्ज येलो क्रोकर आकार में बड़े थे और अपेक्षाकृत उच्च कीमतों पर बिकते थे। अंत में सभी लार्ज येलो क्रोकर मछलियों को मिलाकर 20 मिलियन से अधिक में बेचा गया। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक। सबसे बड़ा वाला, जिसका वजन 8 जिन था, अकेले ही 1,60,000 में बिका, यानी प्रति इकाई कीमत 20,000। देवांश का दिल खुशी से भर गया। अपने ऑक्टोपस क्लोन की मदद से वह सिर्फ एक बार समुद्र में गया था, जो कि 3 ड्रैगन पैलेस ओल्ड मैन स्नेल को खोजने के बराबर था। देवांश ने अपने 100 मिलियन के छोटे से लक्ष्य का 5वां हिस्सा सीधे तौर पर हासिल कर लिया था। सभी ने कड़ी मेहनत की है। लाल लिफाफे मैं सभी को वीचैट पर भेज दूंगा। इतनी बड़ी रकम मिलने पर देवांश बहुत खुश था और उसने क्रू सदस्यों से कहा,
फर्स्ट मेट सूर्य प्रताप को छोड़कर जिन्हें थोड़ा बड़ा लाल लिफाफा मिला, उन्होंने मूल रूप से चालक दल के प्रत्येक सदस्य को 20,000 युआन का लाल लिफाफा दिया। अपनी कमाई के मुकाबले ये 20,000 युआन नगण्य थे और देवांश को इन्हें देने में कोई हिचक नहीं थी। कुल मिलाकर उसने सिर्फ 3 लाख युआन ही दिए। धन्यवाद बॉस। अपने लाल लिफाफे देखकर सभी क्रू सदस्य बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ खास नहीं किया था। इन बड़ी पीली मछलियों को पकड़ना तो बस देवांश के निर्देशों का पालन करने से ही संभव हो पाया था, लेकिन इस स्थिति में भी देवांश ने उन्हें 20,000 युआन के लाल लिफाफे दिए। कोई भी इस बात की शिकायत नहीं करेगा कि यह बहुत कम था। आखिरकार वे इस यात्रा में बस यूं ही शामिल हो गए थे। इसके बजाय उन्होंने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। पहले अन्य मछली पकड़ने वाली नावों पर महीने में 20,000 से अधिक कमाना मुश्किल था। ये तो हद से ज्यादा है। सूरज ने देवांश के तबादले को उत्साह से देखा, लेकिन साथ ही थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस किया। उसे कुछ भी पता नहीं था और न ही कोई अनुभव था। इस बार देवांश के पीछे चलते हुए वह वास्तव में अधिक चंचल मूड में था और उसे 20,000 युआन का लाल लिफाफा मिलने की उम्मीद नहीं थी।